हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग। तो एक बार फिर से आप सब लोगों का वेलकम करता हूं मैं प्रयास जेई 2.0 में। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉल्ट एनालिसिस और इसका आज लेक्चर नंबर 8 करने वाले हैं। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सब लोग बताइए भाई, क्या हाल है, कैसे हैं सब लोग। बढ़िया है, मजे में है सब। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सब बढ़िया हो भाई। ठंड का प्रकोप बढ़ता हुआ धीरे धीरे, सारे लोग अपना ख्याल रखें, बीमार ना पड़ जाएं, है ना। यस, तो आज हम लोग टेस्ट फॉर एनाइंस खत्म कर देंगे और टेस्ट फॉर कैटाइन स्टार्ट कर देंगे। और कैटाइंस का जो टेस्ट है वो बहुत छोटा सा पोर्शन है ना, छोटा ही है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, 2-3 लेक्चर में वो भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो अगले 2-3 लेक्चर में हमारा सिलेबस जो है ना वो बस निपट ही रहा है, आप यूं मानो। बढ़िया सब एकदम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जनाब, गुड मॉर्निंग। हम्म। ठीक है जी, करें क्या स्टार्ट हम लोग सेशन को। अच्छा एक बात बताओ, बाकी सिलेबस कब खत्म हो रहा है तुम्हारा, फिजिक्स मैथ्स ये सिलेबस कब खत्म हो रहा है या हो गया है भाई। बताओ, लेकिन बताओ जल्दी से, बाकी सिलेबस कब खत्म हो रहा है या फिर हो गया है। हम्म। अरे भाई सर के बहुत बढ़िया हाल चाल, मस्त है एकदम, सब बढ़िया भाई। 10 तारीख तक हो रहा है, अच्छा तो फिर अपना भी 10 को ही हो रहा है। कितना डेट हो गया आज। बस ठीक है फिर तो, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। ठीक है फिर अपना भी बिल्कुल सही टाइम पे ही खत्म हो रहा है, 10 के आसपास ही अपना सिलेबस खत्म हो रहा है। बहुत बढ़िया हो गया ये तो काम, है ना, बहुत बढ़िया काम हो गया ये तो, बहुत ही बढ़िया। नहीं एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेंगे यार, हाँ जान ले लो हमारी एक्स्ट्रा क्लास, तुम्हारी भी नहीं लेना चाहता और मेरी भी नहीं, है ना, क्योंकि भाई मेरा भी ये जो वीक है ना बहुत बिजी रहा है, बहुत बिजी। इसमें खूब सारी क्लासेस दी है मैंने, क्लासेस रिकॉर्डिंग्स और ये अपना मंजिल और ये वो फलाना ढिमका, है ना। तो मैं तुम्हें भी रिलैक्स देना चाहता हूँ और खुद को भी थोड़ा सा आराम, है ना। एक दिन फिर उसके बाद मंडे को स्टार्ट करेंगे, 2-3 लेक्चर में सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको 2-3 दिन का ब्रेक दूंगा, फिर उसके बाद में एक दिन लाइव क्लास लूंगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। एक ही दिन में एस ब्लॉक एलिमेंट निपटा दूंगा, वन शॉट सेशन, है ना, वो कर लेंगे हम लोग। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं, फिर सेशन को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आज हम लोग करने वाले हैं टेस्ट फॉर सल्फेट आयन, है ना, इसको खत्म करेंगे। फिर उसके बाद मैं आज आपको फॉस्फेट आयन का टेस्ट पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद हम लोग टेस्ट फॉर केटाइंस की बात करेंगे, है ना। अभी हम लोग केटाइंस का स्टार्ट कर देंगे, यहां तक जितने भी इंपॉर्टेंट एनाइंस हैं सारे लगभग हम लोगों ने पढ़ लिए, ठीक है। फिर उसके बाद टेस्ट फॉर जीरो ग्रुप केटाइंस, है ना। अभी केटाइंस में भी आपको पता लगेगा जीरो ग्रुप, फर्स्ट सेकंड 2 3 4 5 6, ओ बहुत सारे ग्रुप्स हैं और बहुत सारे रिएक्शंस हैं, खूब सारा मजा आने वाला है, खूब सारे रिएक्शंस आपके लिए आएंगी जी। दिल खोल के मतलब एकदम रिएक्शन को देखो, याद करो, मजा आ जाएगा मतलब, है ना, खुश हो जाओगे आप लोग। आओ, एनाइंस का टेस्ट पढ़ रहे थे हम लोग, पहले तो इसको देख लेते हैं, है ना। और सल्फेट आयन का टेस्ट मैंने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था। आ जाओ आ जाओ, हाँ अब बात बंद करो, सबका ध्यान स्क्रीन पे रहे, फटाफट से चीजों को देख लेते हैं। बहुत ज्यादा चीजें अभी के लिए समझने वाली नहीं है एनायन में, लेकिन जब मैं कैटायन का टेस्ट स्टार्ट करूंगा बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बड़ा मजा आने वाला है, ये मेरी गारंटी है ना। एकदम तुम्हें लैब वाली फील आने वाली है, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम लैब में बैठे हो जैसे, है ना, और तुम्हारी आंखों के सामने जैसे एक्सपेरिमेंट चल रहा हो, है ना। तो आइए देखो, सबसे पहले ये वाला टेस्ट हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे कि जो सल्फेट आयन होता है वो क्लास बी का सब ग्रुप ए में आता है, और इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो इसके पीपीटी से किया जाता है ना, प्रेजेंटेशन से किया जाता है। फिर उसके बाद हमने कहा था कि भाई सल्फेट आयन में अगर आपने बेरियम क्लोराइड डाल दिया तो आपको BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। यस, ये जो BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है ये वार्म डाइल्यूट
HNO3 और डाइल्यूट HCl में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन ये हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में सॉल्युबल हो जाएगा। वैसे ही एक होता है बेरियम सल्फाइड, सल्फाइड भी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, लेकिन ये सॉल्युबल होता है मिनरल एसिड्स में, बट BeSO4 मिनरल एसिड्स में सॉल्युबल नहीं होता है ना। लास्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ चुके थे। AgNO3 के साथ भी हम लोगों ने रिएक्शन लास्ट क्लास में देख ली थी कि AgNO3 के साथ ये रिएक्ट करके Ag2SO4 है ना, सिल्वर सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है ना। तो ये भी हम लोगों ने बात करी ली थी। फिर हमने कहा था कि ये जो लेड एसिटेट होता है, लेड एसिटेट के साथ रिएक्ट करेगा, लेड एसिटेट में Pb2+ आयन प्रेजेंट है, ये लेड एसिटेट के साथ रिएक्ट करके PbSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, है ना। ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात कर लिया था। और मैंने ये भी बोला था कि जो PbSO4 होता है ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, अमोनियम एसिटेट, अमोनियम टार्ट्रेट और एक्सेस ऑफ NaOH में सॉल्युबल होता है। यस। फिर उसके बाद मैंने कहा था सॉल्युबल क्यों होता है, उसका रीजन आपके सामने लिखा है कि ये कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करता है, इन कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्मेशन की वजह से ये सॉल्युबल होता है। यस। तो ये रीजन थे। यहां तक हम लोग पढ़ाई कर चुके थे लास्ट क्लास में, ठीक है ना। हम लोग यहां तक पढ़ चुके थे लास्ट क्लास तक। अब इसके बाद हम लोग अगले टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो कि एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यस, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी जाती है ये वाली रिएक्शन, मरकरी नाइट्रेट के साथ, है ना, मर्क्यूरिक नाइट्रेट AgNO3 ट्वाइस के साथ। बहुत बढ़िया कॉम्प्लेक्स बनता है, इसमें एक बहुत बढ़िया कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। सॉरी, सल्फेट आयन आपके पास प्रेजेंट है टेस्ट ट्यूब में, उसमें आपने ऊपर से मर्करी नाइट्रेट डाल दिया, साथ में पानी तो रहेगा, एक्वा सॉल्यूशन डाला आपने Hg2+ का, तो आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, बेसिक मर्क्यूरिक सल्फेट। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, है ना, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है Hg और .HgSO4 येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, बेसिक मर्क्यूरिक सल्फेट बनता है। मैंने आपको एक चीज बढ़िया बोली थी, है ना, मैंने आपको एक चीज बहुत बढ़िया चीज बताई थी कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनके हाइड्रोक्साइड्स अनस्टेबल होते हैं, है ना, जो नेटिव मेटल्स होती हैं उनके हाइड्रोक्साइड्स आर अनस्टेबल, तो इसी वजह से वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, इसी वजह से इसको बेसिक मर्क्यूरिक सल्फेट बोला है। इसका ऑक्साइड बनता, हाइड्रोक्साइड नहीं बनता। लेकिन अगर मान लो यहीं पर मैं लिखता बेसिक कॉपर कार्बोनेट, तो वहां पर बेसिक कॉपर कार्बोनेट में CuOH होल ट्वाइस आता, बिकॉज कॉपर का जो हाइड्रोक्साइड होता है वो स्टेबल होता है, वो बन जाता है ना। लेकिन ये जो भाई साहब है मरकरी, है ना, वोलेटाइल मेटल्स होती है, नेटिव मेटल्स होती हैं, यस, ये बेसिक या फिर मैं ऐसे कह दूं हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन नहीं करते। यस, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा आपने। Ag, Au और Hg के हाइड्रोक्साइड्स आर नॉट स्टेबल, यस, नॉट स्टेबल, है ना। बहुत बढ़िया बेटा, लास्ट क्लास में हम लोग ये चीज पढ़ चुके थे। इसका फॉर्मूला याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। पता नहीं क्यों इस फॉर्मूले में क्या दिखता है उसको, कई बार फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार उसके कलर पे और रिएक्शन पे तो पूछता ही है ना। तो इस रिएक्शन का ध्यान रखना, थोड़ा सा अच्छी रिएक्शन है ये, क्वेश्चन आता है इससे, कहने का मतलब ये। फिर उसके बाद मैं आपको एक और टेस्ट के बारे में पढ़ाने वाला हूं जिसको कहा जाता है मैचस्टिक टेस्ट, है ना, माचिस की तीली, है ना। कोई शौकीन तो नहीं है, और माचिस वाचिस का शौकीन तो नहीं है, जेब में डाल के रखता हो कोई, है, सर्दियों का मौसम हो रहा है सर, है तो ना भाई, ऐसा काम नहीं करना अपने को, है ना। हाँ, आ जाओ, मैचस्टिक टेस्ट में क्या करते हैं देखो, सुनो जरा। हाँ, क्या करते हैं देखो, आपके पास सल्फेट आयन तो है ही टेस्ट ट्यूब में, है ना, और आपने क्या किया, उसमें बैरियम क्लोराइड डाल दिया। क्या डाल दिया? बैरियम क्लोराइड। ये रिएक्शन तो खूब बार पढ़ ली हम लोगों ने, है ना, बैरियम सल्फेट बन जाएगा, बैरियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है, बैरियम सल्फेट का पेस्ट बनाना है, किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट के साथ, है ना। क्या करना है कह रहा सर आजकल लाइटर का जमाना है सर, लाइटर का जमाना है सर, आजकल माचिस कौन रखता है बताओ, है ना। अरे हाँ, मतलब कान वान खुजाने के भी काम में आ जाए। तुम यार गलत ही समझते हो हमेशा, लाइटर से कान थोड़ी ना खुजाओगे, लाइटर कान में थोड़ा डालोगे यार, तुम भी यार, मतलब एक ही जगह चलता है तुम्हारा। मतलब ऐसा होता है ना कि जो उल्टी सीधी चीजें होती है वो कितना अट्रैक्ट करती है ना, एकदम से हमारा ध्यान उधर ही जाता है ना। जैसे अगर ऐसा हो ना, बच्चों से कोई काम करवाना हो, है ना, बच्चों से कोई काम करवाना तो उसको ये बोल देना कि ना ये काम मत करना तुम, है ना, बाकी इसको छोड़ के सब कर लेना, मेरी गारंटी है सबसे पहले वो वही करेगा। वो देखेगा, क्योंकि इंसान को जिज्ञासा रहती है। अब ये मत पूछना जिज्ञासा कौन है, मतलब इंसान को ऐसा रहता है कि यार इसको करूंगा तो क्या होगा, है ना, बाकी ने नहीं किया, मैं करके देखता हूं क्या होगा, है ना, ऐसे होता है ना। ये वही बात होगी जैसे मान लो लड़कियां हैं और
एक बात है जो एक से दूसरी जगह पर पहुंचानी हो, आप किसी लड़की के कान में बोल दो ये बात कि तू एक काम करना, ये बात किसी को मत पहुंचाना, बस इतना बोल दिया ना भैया, वो बात दोपहर तक कितनी दूर चली जाएगी जितनी दूर तुम कॉल करके भी नहीं बता पाओगे किसी को, आग की तरह फैलती है। नेटवर्क बहुत जबरदस्त होता है इनका, है ना। हाँ मतलब ऐसा नहीं, ये लड़कियों के साथ ज्यादा होता है, लड़के भी होते हैं, ऐसा ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो जिनके लक्षण उन्हीं की तरह होते हैं, मतलब ऐसे जो खुसफुस करते रहते हैं ना। हाँ तो मतलब यार वो भेदभाव नहीं कर रहा हूं लड़के लड़की के साथ, लेकिन लड़कियों के साथ जनरली ऐसा होता है, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना। हाँ आओ, अब पढ़ लो तुम। हाँ हाँ चलो जी, चलो जी आ जाइए, अब पढ़ लेते हैं। हाँ तो मैंने आपसे क्या कहा, आपके पास सल्फेट आयन है टेस्ट ट्यूब में, बेरियम क्लोराइड डालो, बेरियम सल्फेट का पीपीटी बन जाएगा। अब आपको इसमें क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट डालना है। क्या डालना है? सोडियम कार्बोनेट डालना है। सोडियम कार्बोनेट का बेरियम सल्फेट के साथ बढ़िया पेस्ट बना लिया ना, हल्का सा गाढ़ा सा हो जाता है, पेस्ट जैसा हो जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको आपके पास अगर माचिस की तीली है, ये माचिस की तीली मुझे लगता है इसीलिए लिया हो गया क्योंकि लैब में जनरली माचिस की तीली प्रेजेंट होती है, बर्नर वगैरह कुछ फ्लेम करना हो, है ना, उसको जलाना हो, या फिर जैसे कोई लैब है, मतलब कम खर्चे वाली लैब हो तो माचिस की तीली से काम चलता है, वरना लाइटर होता है उधर भी, है ना। तो 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 जैसे मान लो माचिस की तीली है, या फिर जरूरी है कि माचिस की तीली हो, कोई भी एक वुडन स्टिक हो सकती है ना, उसमें क्या होना चाहिए, वुड होना चाहिए। वुड मतलब कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए उसमें, है ना, कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, उसके एक कोने पे, है ना, ये मान लो माचिस की तीली है, यहां पर आपने पेस्ट को चिपका दिया, है ना, वो जो पेस्ट बनाया था उसको आपने चिपका दिया और उसको आपने रिड्यूसिंग फ्लेम में बर्न किया। क्या किया? रिड्यूसिंग फ्लेम में बर्न किया। क्या किया? रिड्यूसिंग फ्लेम में बर्न किया। यस, जैसे ही आप लोग उसको रिड्यूसिंग, अच्छा रिड्यूसिंग फ्लेम का मतलब क्या होता है, उसमें कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। रिडक्शन किसकी वजह से होता है? इस कार्बन की वजह से होता है। तो होगा क्या, ये जो बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट है ना, बेरियम सल्फेट का जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेरियम कार्बोनेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट में, साथ में सल्फाइड का आयन बनेगा और CO गैस बाहर रिलीज होगी जो कि बर्न्स विद ब्लू फ्लेम। यस, जो कि बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, ये हमें पता ही है, इसका हम लोग टेस्ट हमेशा पढ़ते हैं, ये ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होती है। बेरियम कार्बोनेट का व्हाइट पीपीटी होता है, बहुत पहले पढ़ लिया था, और साथ में सल्फाइड गैस रिलीज होगी। एक बहुत ही शानदार चीज है ये, बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत ही जबरदस्त चीज है। देखो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट में चेंज हो रहा है। गजब। अगर उसको पैराग्राफ वाला क्वेश्चन बनाना होगा तो वो इस तरह के क्वेश्चन पैराग्राफ पे बना सकता है ना, कि एक आयन था, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, व्हाइट पीपीटी बना, और वो जो व्हाइट पीपीटी है उसको रिड्यूसिंग फ्लेम में सोडियम कार्बोनेट के साथ रिड्यूसिंग फ्लेम में आपने हीट कर दिया, तो एक और व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना और साथ में गैस रिलीज हुई विच बर्न्स विद ब्लू फ्लेम। बताइए ABCD क्या रहा होगा? गजब क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। व्हाइट प्रेसिपिटेट से व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, लेकिन सल्फाइड बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड यहां से रिलीज होता है ना। अब ये जो सल्फाइड है इसका टेस्ट आप लोग आगे कर सकते हो, ये हम लोग जानते हैं, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ हमने इसका टेस्ट लिखा था। यस, पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है ना, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, ये हम लोग सल्फाइड के टेस्ट में पहले ही पढ़ चुके हैं। याद आया क्या कुछ, है ना। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ जो रिएक्शन होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। यस, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। डन। तो ये वाली जो रिएक्शन है हम लोगों ने हालांकि सल्फाइड में पढ़ ली थी, लेकिन सल्फाइड का कंफर्मेशन करने के लिए कि सल्फाइड हुआ है, आया है या फिर नहीं आया, आप से सल्फाइड आयन का टेस्ट उसमें कर सकते हो कि यहां से जो आपका सब्सटेंस बना उसमें बेरियम, देखो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा, सेटल डाउन हो जाएगा, ये जो गैस है वो उड़ जाएगी, पीछे एक ही चीज बनेगी सल्फाइड, है ना। आप इसमें जैसे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालोगे तो आपको पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स मिलेगा, और अगर आपने उसमें Ag और साथ में वाटर और ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आपका Ag2S का ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, है ना। Ag2S का ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। क्या हो गया भैया, अंतराल आ गया। ये कैसे हो गया आज?
ये अंतराल कैसे आ गया? ठीक है ठीक है, अब तो हो गया होगा सही। अरे अब तो ठीक हो गया होगा। हम्म। ठीक है अभी ठीक है। हाँ वापस रिपीट करें। मैंने कुछ मतलब वैसे बताया नहीं था, वही चीज मैं आपसे कह रहा था कि भाई इसमें होता क्या है। देखो तीन चीज बनी है, एक तो सल्फाइड बना है, एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना और एक गैस रिलीज हुई है। तो जो प्रेसिपिटेट होगा वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, जो आपका गैस होगा वो यहां से बाहर चला जाएगा, है ना। तो आप क्या करना, उसको छान लेना और जो फिल्ट्रेट है उसमें सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डाल देना। अब सीधी सी बात है, उसमें क्या प्रेजेंट रहा होगा, सल्फाइड आयन प्रेजेंट रहा होगा, तो वो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बना देगा, है ना। और अगर आप कंफर्म करना चाहते हो, तो और क्या करोगे, आप उसमें क्या डाल सकते हो, Ag+O2, तब भी आपको ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलेगा Ag2S का। तो एक कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ यार सल्फाइड आयन ही प्रेजेंट था। यस कंफर्मेशन हो गया कि सल्फाइड आयन ही प्रेजेंट था। ठीक है डन। चले फिर इसी के साथ सल्फेट आयन का जो टेस्ट है वो हम लोगों ने कर दिया है खत्म, है ना। यस यस, सल्फेट आयन का जो टेस्ट है वो हो गया है खत्म। छोटे छोटे से टेस्ट है ना। ये फॉस्फेट आयन का भी छोटा सा टेस्ट आएगा, है ना। फॉस्फेट आयन का भी छोटा सा टेस्ट आएगा, आओ देखते हैं, है ना। फॉस्फेट आयन कैसे पता लगाएं। फॉस्फेट आयन जो होता है वो भी हमारा क्लास बी का सब ग्रुप फर्स्ट का आयन है, और इसको भी हम लोग पहचान करते हैं किससे, प्रेसिपिटेट से। सबसे पहला प्रेसिपिटेट इसका बनता है AgNO3 के साथ। AgNO3 में Ag प्लस प्रेजेंट होगा, जो फॉस्फेट आयन के साथ रिएक्ट करके Ag का फॉस्फेट बनाएगा, और जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। दिस फॉस्फेट इज सॉल्युबल इन एक्वस NH3, KCN एंड हाइपो, है ना। तो इसका एक टेस्ट मैं आपको बताऊंगा फॉस्फेट का। जनरली क्वेश्चन फॉस्फेट का जो आता है उसी से आता है ना। जनरली जो फॉस्फेट का टेस्ट आता है वो क्वेश्चन उसी से आता है। मैं आपको बता दूंगा कौन सा टेस्ट है जो इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सबसे पहली रिएक्शन है AgNO3 के साथ Ag का फॉस्फेट, और वो की येलो कलर का होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात करी बैरियम क्लोराइड डाल दो इसमें, है ना। बैरियम क्लोराइड भी, बैरियम के भी जो सॉल्ट्स होते हैं वो जनरली मतलब प्रेसिपिटेट बनाते हैं, है ना। तो यहां पर बैरियम का फॉस्फेट बनेगा, फॉर्मूला थोड़ा सा गड़बड़ है। और ये जो बैरियम फॉस्फेट होगा इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। बैरियम का सल्फेट भी व्हाइट होता है, बैरियम का फॉस्फेट भी व्हाइट होता है, बैरियम का सल्फाइड भी व्हाइट होता है ना। तो ये मतलब ऐसे करके ना आप अलग अलग चीजों को रिलेट कर सकते हो। डन, कोई दिक्कत है भाई। हाँ हाइपो, अरे हाइपो बताया तो था लास्ट क्लास में, हमने डिस्कस किया था ना। हाइपो मतलब उसको एंटी क्लोर भी बोलते हैं। एंटी क्लोर क्यों बोलते हैं, कि अगर मान लो कहीं पर भी क्लोरीन वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए, तो उस क्लोरीन वाटर को निपटाने के लिए, क्लोरीन वाटर को हटाने के लिए हम लोग उसमें हाइपो डाल देते हैं। हाइपो उस क्लोरीन वाटर को रिड्यूस कर देता है Cl- में, है ना। उसी वजह से उसको एंटी क्लोर बोला जाता था। वो क्लोरीन का दुश्मन होता है ना। एंटी क्लोर मतलब क्लोरीन का दुश्मन, याद आया। यस बहुत बढ़िया। हाँ एक चीज और देखो, रिएक्शन विद मैग्नीशिया मिक्सचर और मैग्नीशियम नाइट्रेट रिएजेंट, कुछ भी कहो, दोनों दोनों में से किसी के साथ आपकी जो श्रद्धा हो, जहां पर आपकी मर्जी हो, वहां पर आप ये टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। दोनों में से जिसके भी साथ, हाँ हाइपो मतलब सोडियम थायोसल्फेट, है ना, उसका मिक्सचर एक्वस सॉल्यूशन, उसको हम लोग हाइपो बोलते हैं। हाँ तो देखो इसमें लिखा है सबसे पहली चीज मैग्नीशिया मिक्सचर। क्या होता है मैग्नीशिया मिक्सचर, आपके सामने लिखा है मैग्नीशियम क्लोराइड है। चाहे मैग्नीशियम मिक्सर डाला हो या फिर मैग्नीशियम नाइट्रेट डाला हो, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें जरूरत है Mg2+ आयन की और अमोनियम आयन की, NH4+ आयन की, है ना। तो यहां से भी Mg2+ और अमोनियम आयन मिल जाएगा, और यहां से भी Mg2+ और अमोनियम आयन मिल जाएगा, है ना। तो हमें जरूरत है सिर्फ इन दो आयन्स की। तो चाहे ये वाला रिएजेंट लो चाहे ये वाला रिएजेंट लो, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप लोग फॉस्फेट आयन के अंदर मैग्नीशियम मिक्सचर या फिर मैग्नीशियम नाइट्रेट रिएजेंट डालोगे, बहुत जबरदस्त चीज मिलेगी आपको। क्या आपको मिलेगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। क्या मिलेगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। यस क्या मिलेगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट।
ये आज इतना लैग क्यों आ रहा है यार, 2 बार क्लास रुक गई है लैग। अरे ठीक हो जाए तो बता देना भाई। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है, चलो चलो चलो। हाँ तो देखो क्या किया था हमने, हमने मैग्नीशियम मिक्सचर या फिर मैग्नीशियम नाइट्रेट रिएजेंट डाला। मैग्नीशियम मिक्सचर हो भले ही मैग्नीशियम नाइट्रेट रिएजेंट हो, उसमें मैग्नीशियम और NH4+ आयन तो प्रेजेंट होंगे ही। जैसे ही फॉस्फेट में डालोगे आपको व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। अगर मान लो आपने इसमें AgNO3 डाल दिया तो ये जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है ये येलो रेड PPT में कन्वर्ट हो जाता है, Ag3PO4 का फॉस्फेट बन जाता है। ठीक है ना। अब यहां पर एक छोटी सी दिक्कत हो रहा है कि ये वाला जो टेस्ट होता है, ये वाला जो टेस्ट होता है मेरी बात समझ में आ गई? बोलो 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 भाई बोलो, है ना। डन। चले आगे चले। यहां एस को हटाओ ना, इसको ASO4 है ना यार, ASO4। हाँ ये थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना आप लोग, है ना, इसको एक बार आप लोग चेक कर लेना। ठीक है डन डन डन। अरे भैया क्या परेशानी है यार, तुम लोग पढ़ाने दोगे क्या आज? हाँ माइक से नहीं है, लैग इंटरनेट की वजह से है ये, माइक से लैग नहीं है, नेट की वजह से लैग है। हाँ अबे काय का लेगा यार, सही तो चल रहा है, मेरे सामने दिख रहा है, तुम लोग कह रहे हो लैग है लैग है। हाँ अरे देख लो भाई, अभी अभी ठीक हो गया होगा शायद, है ना। हाँ अभी ठीक हो गया होगा, देख लो क्या कह रहा है कि हमारे पास प्रेजेंट है मैग्नीशियम मिक्सचर या फिर मैग्नीशियम नाइट्रेट रिएजेंट, जिसमें ये वाले 2 आयंस प्रेजेंट होना चाहिए। फॉस्फेट आयन अगर हमारे पास है, फॉस्फेट आयन में जैसे ही आपने मैग्नीशियम मिक्सचर या फिर मैग्नीशियम नाइट्रेट रिएजेंट डाला, आपको व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। और अगर मान लो आपने AgNO3 डाल दिया तो आपको येलो कलर का सिल्वर का फॉस्फेट मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये कि ये जो सेम टेस्ट है ये आर्सेनेट आयन भी देगा। आर्सेनेट आयन कैसे देगा, जब आप सेम रिएक्शन करवाओगे तो यहां पर भी सेम प्रेसिपिटेट बनेगा। देखो यहाँ PO4 था, यहाँ ASO4 हो जाएगा, बस फर्क सिर्फ इतना सा है ना, फर्क सिर्फ इतना सा है। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ था, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ है। यहाँ पर AgNO3 के साथ वापस रिएक्शन होगी, यहाँ येलो रेड प्रेसिपिटेट बना था, यहाँ ब्राउनिश रेड प्रेसिपिटेट बन जाएगा, Ag का आर्सेनेट आयन मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन थी, ये मैं आपको कहना चाह रहा था। डन, कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से, अब तो समझ में आ गया सबको। लेकिन इसके साथ जो अगली रिएक्शन आप लोग करने जा रहे हो ना, ये रिएक्शन है सबसे जोरदार, इसको याद कर लेना, है ना। अगर कोई आपसे कहे कि सर मैं तो फॉस्फेट का सिर्फ और सिर्फ एक ही टेस्ट याद करके जाऊंगा, है ना, अगर कोई बच्चा कहे कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ फॉस्फेट का एक ही टेस्ट याद करके जाऊंगा, तो उसको ये वाला टेस्ट याद करना चाहिए, अमोनियम मोलिब्डेट के साथ ये वाला टेस्ट है, इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3। यस, बहुत ही सिंपल
और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ध्यान रखना इस टेस्ट का। ठीक है, क्लियर? यस यस, मेरी बात समझ में आ गई? इस बात का ध्यान रखना, टेम्परेचर या तो 40 डिग्री या फिर उससे कम या फिर लगभग उसके बराबर होना चाहिए, तो आपके सामने बनेगा अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। क्या बनेगा? अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। और सबसे बढ़िया चीज यह है कि इसमें कैनरी येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। इस प्रेसिपिटेट को देखते ही तुम्हें मजा आ जाएगा। तो ये आपको जो टेस्ट है बेटा वो ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये वाला। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अब इस पे क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है? क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि बताओ ये जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना है ये किसकी वजह से बना है ना, ये जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना है ये किसकी वजह से बना है? तो आप लोग बोलोगे अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट की वजह से बना है। और ये जो अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट है इसका फॉर्मूला, इस पे फॉर्मूले पे जेई में क्वेश्चन पूछा गया है, इसके फॉर्मूले पे जेई में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर रुक गया यार, ये क्यों हो रहा है ऐसा? कैसे पढ़ाएंगे फिर ऐसे? हाँ, वापस देख लो, वापस देख लो, रिएक्शन तुम्हारे सामने लिखी है, रिएक्शन तुम्हारे सामने लिखी है, इसमें कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा बताने का नहीं था। ध्यान ये रखना है रिएक्शन किसके साथ होती है और किसकी होती है। तो जो फॉस्फेट आयन है HNO3 के साथ अमोनियम मोलिब्डेट के साथ रिएक्ट करता है। टेम्परेचर या तो 40 डिग्री या फिर उससे कम होना चाहिए, साथ में अमोनियम फॉस्फेट अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट बनेगा। अब मैं आपको जो चीज बता रहा हूं वो ये है कि ये जो अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट है इसका कलर कैसा होता है? ये कैनरी येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। कैसा होता है? कैनरी येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। और ये जो कैनरी येलो कलर का, ये कैनरी नाम क्यों पड़ा है यहां पर? क्योंकि एक बर्ड होता है जो येलो कलर का होता है, बहुत शानदार एकदम शाइनिंग सा येलो कलर आता है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट की वजह से। ठीक है ना? अब ध्यान रहे इसका फॉर्मूला जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, जेई में इसके फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका जो फॉर्मूला है ना वो फॉर्मूले में बहुत सारी चीजें, मतलब किसी भी तरीके से फॉर्मूला लिखा जा सकता है इसका। देखो पहला एक तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, दूसरा इस फॉर्मूले में ये रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, ओ यहां पर स्मॉल है ना, ये वाला ओ स्मॉल है मोलिब्डेट। आप इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से भी कर सकते हो, है ना? देखो दिख ही रहा है अमोनियम के 3 है, फॉस्फोरस तो है ही, साथ में MO 12 है, यहाँ MO3 लिख के बाहर 4 लिख दिया, तो ये 4 × 3 12 हो गया। ऑक्सीजन 40 है, यहाँ ऑक्सीजन 10 लिख के बाहर 4 लिख दिया, है ना? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आते हैं, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। ध्यान रखना, फॉस्फो अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसको याद रखना है हमें। ठीक है? अरे अभी सही तो हो गया भाई, हाँ दादा अभी सही तो हो गया, अभी क्या करना है तुम्हें फिर? ठीक है, डन, ऑल राइट। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है आपका एक छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है कि सर इसमें HNO3 का काम क्या है ना? यस, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है आपका कि सर इसमें HNO3 क्यों डाला आपने? तो देखो HNO3 इसलिए डाला है क्योंकि ये जो आपका, जब आप टेस्ट कर रहे हो फॉस्फेट आयन के साथ, अगर मान लो गलती से आपका सल्फाइड या फिर सल्फेट आयन प्रेजेंट है, तो ये जो आपका HNO3 है ये क्या करेगा, उसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, है ना? HNO3 जो होता है ना एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सारी दुनिया जानती है
है ना। तो अगर मान लो ये वाले आयंस भी मिक्सचर में प्रेजेंट हुए तो इनको ऑक्सीडाइज कर देगा और जो टेस्ट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ फॉस्फेट आयन की वजह से आएगा। इसलिए हमने इसमें HNO3 डाला है पहले। ठीक है, डन। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि सर इसमें टेम्परेचर आपने 40 डिग्री सेल्सियस से कम क्यों रखा है। हम तो टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं रखेंगे सर, हम तो इसको हीट करेंगे, है ना। हम तो सर इसको हीट करेंगे। अरे भैया अगर आपने हीट किया ना तो सोचो, येलो कलर का प्रेसिपिटेट जब आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हो, आर्सेनेट के साथ करवाते हो, तब भी येलो कलर का प्रेसिपिटेट आता है। जब आप आर्सेनेट के साथ रिएक्शन करवाते हो तब भी येलो कलर का प्रेसिपिटेट आता है। तो कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट आर्सेनेट आयन की वजह से आया या फिर फॉस्फेट आयन की वजह से आया। तो हमने क्या किया, 40 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे कम टेम्परेचर पे हीट किया, तो जो आर्सेनेट होता है वो अगर है तब भी अपना प्रेसिपिटेट नहीं बना पाता, क्योंकि उसको रिएक्शन के लिए टेम्परेचर को ज्यादा देना पड़ता है, बॉईल करना पड़ता है। तो अगर आपने टेम्परेचर इतना रखा है तो गारंटी है कि जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट आएगा वो किसकी वजह से आएगा, फॉस्फेट की वजह से आएगा। इसी वजह से हमने इसमें टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के बराबर या फिर उससे कम रखा है ना। मतलब बहुत ज्यादा चीजें नहीं पूछता, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि भाई ये हमने क्यों डाला है, HNO3 क्यों डाला, डायरेक्ट अमोनियम मोलिबिलिटी क्यों नहीं डाल दिया, HNO3 यहाँ क्या कर रहा है, ये भी पता होना चाहिए। बट सर टेम्परेचर इतना ही कम क्यों रखा, हम अगर टेम्परेचर ज्यादा कर दें तो क्या हो जाएगा, है ना। तो अगर आपने टेम्परेचर ज्यादा कर दिया तो हो सकता है येलो कलर का प्रेसिपिटेट आर्सेनेट आयन भी दे दे, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर इतना कम रखा तो आर्सेनेट आयन येलो कलर का प्रेसिपिटेट नहीं दे पाएगा। ठीक है ना, इस वजह से हमने ऐसा किया है। डन, ठीक है जी। आइए इसी के साथ हमारा जो फॉस्फेट आयन का टेस्ट है वो भी हो लिया खत्म। फॉस्फेट आयन का जो टेस्ट है वो भी हो लिया खत्म। बधाई हो आपको बहुत बहुत। हम लोग अब टेस्ट फॉर कैटायन स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। हम लोग टेस्ट फॉर कैटायन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। अब ये जो कैटायन के टेस्ट है, कुछ एक टेस्ट होंगे और जो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा टेस्ट फॉर कैटायंस में। और आज हमें क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे रखे हैं, है ना। तो वो वाले जो क्वेश्चंस है वो भी हमें करने हैं। और फिर उसके बाद अगर हमारे पास टाइम रहा तो मैं आपको जो एक आधा वो है ना, मतलब फ्लोराइड उसके वाले टेस्ट भी आपको दे दूंगा। आराम से आप लोग बैठ के देखते रहना उनको, ठीक है ना। घर पे आप लोग कर सकते हो ये चीज, ठीक है। चलिए आ जाइए फिर करें स्टार्ट। ग्रुप देख रहे हो, है ना। कैटायंस को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया। ग्रुप आपके सामने है, फर्स्ट है, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और एक और ग्रुप आता है जो है जीरो ग्रुप, है ना। एक और ग्रुप आता है जो है जीरो ग्रुप। ये जो जीरो ग्रुप है उसको आपको इस टेबल में इंक्लूड नहीं करना है ना। ये जो जीरो ग्रुप है इसको आपको टेबल में इंक्लूड नहीं करना है, ध्यान रखना है। ये जो टेबल है ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट से लेकर सिक्स्थ ग्रुप तक ही है ना। इस जीरो ग्रुप का इससे कोई रिलेशन नहीं है। जीरो ग्रुप में एक आयन आता है जिसका नाम है अमोनियम आयन NH4+। हाँ जी, अब लैग हो तो बताना भैया। अरे वो लैग नहीं था, वो थोड़ा कुछ ठीक करवाया था उसका। अरे वो लैग नहीं था मेरे भाई, कुछ ठीक किया था थोड़ा सा, है ना। स्ट्रीम बंद करके वापस चालू करिए। अभी लैग होगा तो बताना जरा, फिर उसके बाद देखेंगे।
है ना, फिर उसके बाद देखेंगे, आपकी बार अगर ज्यादा दिक्कत हुई तो फिर देखेंगे, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, हाँ चलो आ जाओ आ जाओ, आइए देखते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि जो कैटाइंस होते हैं ना, कैटाइंस को अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया। देखो ये ग्रुप्स आपके सामने लिखे हैं, फर्स्ट सेकंड। सेकंड ग्रुप को दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, एक है सेकंड ए और दूसरा है सेकंड बी, ठीक है ना। फिर उसके बाद थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप और सिक्स्थ ग्रुप। हर जो ग्रुप है उसके टेस्ट के लिए एक रिएजेंट बनाया गया है जिसका नाम है ग्रुप रिएजेंट, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं तो इसका ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट HCl, है ना। फिर उसके बाद जैसे सेकंड ए ग्रुप आ गया और सेकंड बी ग्रुप आ गया, दोनों के लिए है H2S गैस इन एसिडिक मीडियम। ये जो थर्ड ग्रुप है उसका जो ग्रुप रिएजेंट है NH4OH इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। फिर उसके बाद है H2S गैस इन बेसिक मीडियम। ग्रुप फिफ्थ जो है उसके पास है अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl एंड NH4OH, ठीक है ना। तो हमें क्या ध्यान में रखना है, हमें ये वाले ग्रुप तो ध्यान में रखना ही है कि कौन सा कैटायन कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है, साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो ग्रुप रिएजेंट है वो कौन सा है, ठीक है। सबसे लास्ट मैंने ग्रुप लिखा है जीरो ग्रुप। इस जीरो ग्रुप को टेबल में इंक्लूड मत करना, है ना, ये टेबल से बाहर है, ये ना, ये बिल्कुल मतलब अलग ही कहानी है इसकी। तो NH4+, और इस केस में जो ग्रुप रिएजेंट माना जाता है, कोई भी एक बेस लेते हैं, NaOH ले सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, ये ग्रुप रिएजेंट इस केस में यूज किया जाता है, ठीक है। डन, क्लियर, मेरी बात समझ में आई? अच्छा, ठीक है जनाब। तो अब सर ये टेस्ट जो है ये करते कैसे, और इसमें आपको जानकर बहुत ही बड़ी खुशी होगी, है ना, एकदम मजा आ जाएगा, तुम्हारा दिल एकदम बाग बाग हो जाएगा कि ये जो सेकंड बी है ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है ना। ये जो सेकंड बी है ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, नॉट इन सिलेबस, है ना, ये जेई के सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे सर, है ना। जब सिलेबस का पार्ट ही नहीं है तो हमें क्यों पढ़ना है ना, सिलेबस का पार्ट ही नहीं है तो हमें क्यों पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स आएंगे, है ना, बहुत सारे डाउट्स आएंगे कि सर देखो आपने तो Pb2+ यहां भी रख दिया, ये Pb2+ यहां भी रख दिया, दो दो जगह Pb2+ क्यों रखा है ना। और सर कोई भी कैटायन दूसरा तो है ही नहीं जिसमें दो जगह पे रखा हो, क्या सर ये गलती से रखा गया? नहीं, ये गलती से नहीं रखा गया है, ये गलती से नहीं रखा गया, इंटेंशनली रखा गया है ना। Pb2+ फर्स्ट ग्रुप में भी आता है और सेकंड ए ग्रुप में भी आता है, इसका रीजन भी हम लोग अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब कोई ये बोलेगा कि सर एक बात बताओ कि ये टेस्ट किस बेसिस पे, ये जो क्लासिफिकेशन है किस बेसिस पे किया गया है? बेटा ये जो क्लासिफिकेशन है ये किया गया है केएसपी के बेसिस पे, है ना। ये किस बेसिस पे किया गया क्लासिफिकेशन? केएसपी के बेसिस पे। नाम सुना है कभी? हैं जी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, अरे नाम तो सुना ही होगा। ये जो क्लासिफिकेशन किया गया किसके बेसिस पे किया गया? केएसपी के बेसिस पे किया गया। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या? यस, किसके बेसिस पे? केएसपी के बेसिस पे। अब सुनना मेरी बात को। यस सर, कैसे क्लासिफिकेशन? जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते जा रहे हो, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते जा रहे हो, जो केएसपी का वैल्यू है वो इंक्रीज करता जा रहा है। सर किसके लिए केएसपी, मतलब समझे नहीं सर हम लोग समझे नहीं सर, है ना। मैं आपको बताता हूं, सुनना मेरी बात, है ना। अबे अकल के अंधे, ये Hg2+ है और ये Hg2+ है। कोई कह रहा है सर Hg भी तो 2 बार आया है, कान पे पड़ेगी ये। एग्जाम देने जा रहा है अभी 10-15 दिन 20 दिन बाद, और तुझे ये नहीं पता कि Hg2+ और Hg2+ अलग अलग चीज होती है। अरे मुन्ना, यहाँ पर Hg का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है या Hg का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है? भाई तू भी सुना हो गया मुझे लग रहा है ना। हाँ, ग्रुप 6 का जो रिएजेंट है नहीं है, अभी आपको पता लगेगा 6 ग्रुप का जो रिएजेंट है वो क्यों नहीं है ना, अभी आपको पता लगेगा। जैसे सुनो मेरी बात, होता क्या है, सुनना मेरी बात, होता क्या है। आपके पास प्रेजेंट है डाइल्यूट HCl। केएसपी का मतलब हो गया, अगर मान लो आपका ग्रुप 1 का कैटायन प्रेजेंट है, आपके पास जो मिक्सचर दिया गया है ना, आपका जो मिक्सचर दिया गया, मान लेते हैं जो सॉल्ट दिया गया उसमें ग्रुप 1 का कैटायन प्रेजेंट है, ठीक है ना। ग्रुप 1 का कैटायन प्रेजेंट है, आपने जैसे उसमें डाइल्यूट HCl डाला, आपको लेड, मरकरी और Ag के क्लोराइड्स बन जाएंगे। पीबी का क्लोराइड PbCl2 बन जाएगा, HgCl बन जाएगा, और ये बन जाएगा Ag2Cl2, और ये बन जाएगा AgCl, और इनका प्रेसिपिटेट आपको दिखाई देगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। अगर वो प्रेसिपिटेट हो रहा है इसका मतलब, प्रेसिपिटेट हो रहा है इसका मतलब वहां पर मैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया डिफाइन कर सकता हूं, है ना। तो ये इन रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करके जो सॉल्ट्स बनाएंगे, उन सॉल्ट्स के केएसपी दे रखे हैं। डाउन द ग्रुप जाने पर केएसपी बढ़ता है। यस, डाउन द ग्रुप जाने पर केएसपी बढ़ता है, डाउन द ग्रुप जाने पर केएसपी बढ़ता है। मेरी बात तुम्हें समझ में आई? यस, डाउन द ग्रुप जाने पर केएसपी का वैल्यू इंक्रीज करेगा। यस, अच्छा एक चीज देखो,
जैसे मान लो इस पे क्वेश्चन किस तरह का पूछा जा सकता है ना, इस पे अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ ले, आपसे पूछे कि एक बात बताओ, एक दे रखा है जिंक का सल्फाइड, एक दे रखा है कॉपर का सल्फाइड, बताइए सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। हाँ जी, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले ये वाला, एक जिंक का सल्फाइड दे रखा है, एक कॉपर का सल्फाइड दे रखा है, और आपसे क्वेश्चन पूछा है बताइए सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, क्या आप लोग बता सकते हो क्या? यस, क्या आप लोग बता सकते हो क्या? इसी टेबल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसी टेबल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे सर, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं केएसपी का वैल्यू इंक्रीज करता है, और जिस सॉल्ट्स का केएसपी ज्यादा होता है, यस, जिस सॉल्ट का केएसपी ज्यादा होता है उस सॉल्ट्स का सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होता है ना, यस, उस सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होता है। तो सर एक चीज आप देखो, जो जिंक है वो नीचे आ रहा है ना, जिंक नीचे आ रहा है, तो उसका जो सल्फाइड बनेगा, उसका केएसपी ज्यादा होगा। सर जो कॉपर है वो ऊपर आ रहा है, इसका जो सल्फाइड बनेगा इसका केएसपी कम होगा, तो इस वजह से केएसपी इसका ज्यादा है, मतलब इसका सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट जेईई में पूछा गया है ना, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। इस टेबल पे क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, ठीक है, इस टेबल पे क्वेश्चन इस तरह से आएंगे। मेरी बात समझ में आ गई? यस, अच्छा, हाँ बेटा इसको याद करना पड़ेगा भैया, ये जो टेस्ट है, ये जो आयंस है, इनका ग्रुप आपको पता होना चाहिए, कौन सा आयन कौन से ग्रुप का पार्ट है, ठीक है। ये अगर आपने नहीं किया तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना, इसमें कोई फायदा ही नहीं होगा, फिर कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ अब सुनो क्या हुआ इस टेस्ट में, कैसे करते हैं सर ये वाला टेस्ट कैसे करते हैं, सुनो। आप क्या करते हो, जो भी जितने भी केटाइंस के टेस्ट हैं वो एक ही ओरिजिनल सॉल्यूशन से किए जाते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, जितने भी केटाइंस के टेस्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन से किए जाते हैं, जिसको ओरिजिनल सॉल्यूशन बोला जाता है। एक बार एक सॉल्यूशन बनाते हो जिसको आप ओरिजिनल सॉल्यूशन कहते हो, और उस ओरिजिनल सॉल्यूशन से जितने भी केटाइंस हैं उन सारे केटाइंस का आप लोग टेस्ट कर सकते हो। सर नहीं समझ में आई क्या, ये ओरिजिनल सॉल्यूशन बनता कैसे है मैं आपको बताता हूं। ओरिजिनल सॉल्यूशन कैसे बनता है वो आपके सामने लिखा है, आपको क्या करना है, सुनो मेरी बात। ओरिजिनल सॉल्यूशन कैसे बनना है, आपने सॉल्ट लिया, टीचर आपको सॉल्ट देगा, आपने क्या किया, सॉल्ट को डाला टेस्ट ट्यूब में, ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट को डाल दिया। जैसे ही टेस्ट ट्यूब को सॉल्ट में डाला और उसमें डाला ठंडा पानी, ठंडा पानी डाला, अगर वो सॉल्ट उस ठंडे पानी में सॉल्युबल हो गया, है ना, अगर वो ठंडे पानी में सॉल्युबल हो गया, इसका मतलब उसका ओरिजिनल सॉल्यूशन बन गया। आपने कहा सर अगर वो नहीं सॉल्युबल हुआ तो कोई बात नहीं, आप उसमें क्या डालो, गर्म पानी डालो, उसको फेंको, फिर आप उसमें गर्म पानी डालो। यस, क्या डालो, आप उसमें गर्म पानी डालो। अगर मान लो वो उसमें सॉल्युबल हो गया, पानी हमेशा डिस्टिल्ड लेते हैं ताकि इंप्योरिटीज उसमें कम रहे, अगर डिस्टिल्ड वाटर डाला, गर्म किया उसको, गर्म पानी डालते अगर वो सॉल्युबल हो गया, इसका मतलब वो ओरिजिनल सॉल्यूशन बन गया। लेकिन अगर वो सॉल्युबल नहीं हुआ तो उसको फेंका, फिर उसके बाद उसमें क्या डालना है, डाइल्यूट HCl। मान लो अगर वो सॉल्ट डाइल्यूट HCl में सॉल्युबल हो गया तो आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन बन गया, लेकिन अगर वो सॉल्युबल नहीं हुआ तो उसको फेंका, फिर आपने उसमें डाला कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड HCl में सॉल्युबल हो गया तो अच्छी बात है, ओरिजिनल सॉल्यूशन बन गया। अगर वो नहीं हुआ उसको फेंका, फिर उसमें डाला क्या, डाइल्यूट HNO3। अगर वो डाइल्यूट HNO3 सॉल्युबल हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ उसको फेंका, उसमें डाला कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। और भैया यहां तक आते आते ना लगभग हर एक सॉल्ट अपनी मतलब जिद को छोड़ देता है ना, हिम्मत हार जाता है, और यहां तक आते आते वो लगभग सॉल्युबल हो ही जाता है ना, वो यहां तक आते आते लगभग सॉल्युबल हो ही जाता है। लेकिन अगर मान लो ये फिर भी सॉल्युबल नहीं हुआ, इसको फिर फेंका, सॉल्ट के अंदर आपने एक्वा रेजिया डाला, एक्वा रेजिया निपटा देगा सबको निपटा देता है ना। जो जितनी भी नोबल मेटल्स होती है ना, जो भी नोबल मेटल्स होती है उन नोबल मेटल्स को भी एक्वा रेजिया निपटा देता है। तो इनमें से ये आपको तरीका ध्यान में रखना है और इसी तरीके से करना है ना, इसी तरीके से, यस, इसी तरीके से, यही आपको प्रोसेस ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपने पानी डाला, ठंडा पानी, फिर उसके बाद गर्म पानी डालना, फिर डाइल्यूट HCl, फिर कॉन्सेंट्रेटेड HCl, फिर डाइल्यूट HNO3, फिर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, और सबसे लास्ट में अगर मान लो कोई सॉल्ट किसी में भी डिसॉल्व नहीं हो रहा, इसका मतलब वो एक्वा रेजिया में डिसॉल्व होगा, ठीक है ना। एक्वा रेजिया में तो सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो एक्वा रेजिया डालने से भी सॉल्युबल नहीं हो रहा, इसका मतलब जो मास्टर है उसने आपके साथ चीटिंग करी है ना। इसका मतलब जो मास्टर है उसने आपके साथ चीटिंग करी है, उसने आपको इनसॉल्युबल सॉल्ट दे दिया है ना। वो हालांकि हम लोग नहीं पढ़ते हैं, उसकी बात अलग है ना। तो इसी वजह से आप मास्टर को बोलना, मास्टर साहब ये ले लो आप अपना सॉल्ट, सर ये तो सॉल्युबल ही नहीं है, मैं इसका टेस्ट कहां से करूं, ठीक है ना, क्लियर। हाँ, तो ये आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कब कौन सा क्या डालना है, ठीक है, मेरे हिसाब से क्लियर है। या आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन दे दिया, ठीक है, या आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लिया, बहुत अच्छी बात है,
ठीक है, यह आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन दे दिया और इसने लिखा है कि ऑल कैटायंस ग्रुप 1 to 6 शो शुड बी टेस्टेड विद सेम ओरिजिनल सॉल्यूशन। एक ही ओरिजिनल सॉल्यूशन से सारे सबका हमें टेस्ट करना होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, यहां तक समझ में आया ओरिजिनल सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं? क्लियर है सबको? यस, सबको क्लियर है मेरे हिसाब से? अरे बोलो डन। ठीक है सर, अब सर आप वापस आओ, कैसे टेस्ट करना है हमें। सुनो, आपके पास ओरिजिनल सॉल्यूशन है ना, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें ओरिजिनल सॉल्यूशन है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब आपको क्या करना, सुनना, आपको इसमें डालना है डाइल्यूट HCl। सुनना मेरी बात, आपको इसमें क्या डालना है? डाइल्यूट HCl, है ना। आपको इसमें क्या डालना है? सबसे पहले सीक्वेंस से डालना है, ऐसे मत करना डायरेक्ट ये डाल दिया आपने, नहीं, सीक्वेंस से डालना है, सीक्वेंस। सबसे पहले आपको डालना है डाइल्यूट HCl। मान लेते हैं डाइल्यूट HCl जैसे ही आपने डाला आपको प्रेसिपिटेट मिल गया। सुना मेरी बात? ओए गौर से सुनियो, ये वापस नहीं समझाऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना फील नहीं आएगी तुम्हें टेस्ट की, है ना। फिर तो बोलोगे सर ये क्या हो गया, कैसे हो गया, क्वेश्चन तो हो ही नहीं रहा हमसे, है ना। हाँ, सुनना मेरी बात। तो जैसे आपने डाइल्यूट HCl डाला, अगर आपको प्रेसिपिटेट मिला तो आप क्या करोगे? उस प्रेसिपिटेट को छान लो, जो प्रेसिपिटेट है उसको अलग रख दो, प्रेसिपिटेट को फिल्टर कर लिया, वो बन जाएगा फिल्ट्रेट, है ना। प्रेसिपिटेट आप जो बना है उसका अलग कर दिया, आपने अलग रख दिया, आपको पता लग गया कि ये जो प्रेसिपिटेट बना होगा किसकी वजह से बना होगा? ग्रुप 1 के सॉल्ट्स की वजह से बना होगा। अब इस प्रेसिपिटेट को हम लोग आगे देखेंगे, है ना, उसका कहानी बाद में आएगी। ठीक है, सबसे पहले आपके पास टेस्ट ट्यूब है, उसमें आपने सॉल्ट लिया, सॉल्ट के अंदर डाइल्यूट HCl डाला, जैसे प्रेसिपिटेट बना उस प्रेसिपिटेट को निकाल के रख दिया साइड में। बहुत अच्छी बात है, आपने उसको छान लिया। ठीक है, हमने उसको छान लिया सर। यह है ग्रुप 1 का फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट ऑफ ग्रुप 1 क्या बोला जाता है इसको? ग्रुप 1 फिल्ट्रेट। अब आपको क्या करना है? इसमें से H2S गैस प्रोवाइड करना है एसिडिक मीडियम में, है ना। अभी मैं रीजन भी बताऊंगा कि एसिडिक मीडियम में क्यों लिया, बेसिक क्यों नहीं ले लिया। अब आपको क्या करना है? इसमें से H2S गैस पास करना है इस ग्रुप 1 फिल्ट्रेट में से। ठीक है, हाँ। अब अगर आपने जैसे ग्रुप आपका उसमें से H2S गैस पास करी, आपको प्रेसिपिटेट मिल गया। जैसे आपको प्रेसिपिटेट मिला, बहुत अच्छी बात है, उसको आप फिल्टर करो, साइड में रख लो, और जो फिल्ट्रेट है उसको वापस ले लिया। दिस इज ग्रुप 2 फिल्ट्रेट। ठीक है, अब उसमें आप क्या करोगे? आप डालोगे NH4OH इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। अच्छा, NH4OH इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl का मतलब है NH4Cl के बाद आपको NH4OH डालना है। ठीक है ना, NH4Cl के बाद आपको NH4OH डालना है। ठीक है, अच्छा, तो आपने जैसे ही NH4OH ये वाला रिएजेंट डाला, मान लो आपको प्रेसिपिटेट मिल गया, तो वो जो प्रेसिपिटेट है वापस से उसको छानो, उसको फिल्टर करो, साइड में रख दो, है ना। अलग अलग रखते जाओ ऐसे, ग्रुप, ये फर्स्ट वाला प्रेसिपिटेट, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, उसको छाना, फिल्टर। फिल्ट्रेट, यस। अब जैसे ही आपने ये पास किया होगा, सबसे लास्ट में आपके पास 3 चीज बची है ना, जो सबसे, ओ भाई वापस लैग हो गया क्या? ठीक हो गया बेटा, ठीक हो गया, यस 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 यस, ठीक हो गया, ठीक हो गया। हो गया, ठीक हो गया बेटा, हो गया, ठीक हो गया। थोड़ा सा ही था, ये तो छोटा सा ही था, है ना। तो ऐसे करते 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 आप सबसे लास्ट तक पहुंच गए। अब हमारे पास प्रेजेंट है कौन? ग्रुप 5 का फिल्ट्रेट प्रेजेंट है ना, ग्रुप 5 का फिल्ट्रेट प्रेजेंट है। अब आपको क्या करना है? उस फिल्ट्रेट को 3 अलग अलग पार्ट में तोड़ देना है ना। उस फिल्ट्रेट के 3 अलग अलग पार्ट तोड़ दो। ये जो 3 अलग अलग पार्ट है, ये क्यों तोड़े हैं? क्योंकि उन 3 अलग अलग पार्ट से हम लोग 3 अलग अलग आयंस का, 3 अलग अलग आयंस का टेस्ट करेंगे, है ना। उसको 3 पार्ट में तोड़ दिया, उसमें सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, या फिर मैग्नीशियम हो सकता है ना। हमने उसको 3 अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है ना। अब हमारे पास 3 अलग से सॉल्यूशन आ गए और हमारे पास बहुत सारे प्रेसिपिटेट आ गए। तो इसी वजह से इनका टेस्ट करने के लिए, इनका टेस्ट करने के लिए हमें किसी रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। इनके टेस्ट के लिए हमें किसी ग्रुप रिएजेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे लास्ट में सिर्फ यही बचेंगे,
है ना। सबसे लास्ट में सिर्फ यही बचेंगे और इनको अलग अलग पार्ट में 3 हमने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, 3 अलग अलग तरीके से रख दिया। अब उनमें से एक से हम Na+ का टेस्ट करेंगे, एक से Mg2+ का और एक से K+ का, ये हमारा टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम लोग ग्रुप रिएजेंट डालते हैं प्रेसिपिटेट बनता है और उस प्रेसिपिटेट से हम लोग पता लगाते हैं कि उसमें कौन सा आयन प्रेजेंट है ना, उसमें कौन सा कैटायन प्रेजेंट है। मेरी बात समझ में आई? यस यस यस। क्या किया है वापस समझ लो। हाँ बेटा मैं रिपीट कर दूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। सिलेबस 2 दिन तुम्हारा लेट होगा, मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं तो रिपीट कर दूंगा। हाँ आज वापस कर देते, एक नहीं 3 बार रिपीट कर दूंगा मैं। हाँ देख लो, वापस देख लो क्या किया है। सबसे पहले ग्रुप 1 आपके पास टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में आपने सॉल्ट डाल दिया, सॉल्ट डाल के HCl डाला, अगर प्रेसिपिटेट मिल गया उस प्रेसिपिटेट को छान के अलग रख दिया और जो फिल्ट्रेट था उसको वापस आपने ले लिया, इसको बोला आपने ग्रुप 1 फिल्ट्रेट। ठीक है, फिर आपने उसमें से H2S गैस पास करी, अगर आपको प्रेसिपिटेट मिला उस प्रेसिपिटेट को फिल्टर करके अलग कर दिया और पीछे बन गया आपका ग्रुप 2 का फिल्ट्रेट। उसमें आपने NH4OH और NH4Cl डालना है, अगर आपको प्रेसिपिटेट मिला उस प्रेसिपिटेट को अलग कर दिया, उसको छान लिया, आपको मिल गया ग्रुप 3 का फिल्ट्रेट। फिर आपको उसमें H2S गैस पास करनी है बेसिक मीडियम में, अगर प्रेसिपिटेट मिला उसको आपने अलग कर दिया और जो फिल्ट्रेट है वो मिल जाएगा ग्रुप 4 का फिल्ट्रेट। फिर आपको इसमें NH4 सोडियम कार्बोनेट साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH एंड NH4Cl डालना है। फिर उसके बाद प्रेसिपिटेट मिला, प्रेसिपिटेट को अलग कर दिया, प्रेसिपिटेट को अलग कर दिया, आपके पास मिल गया ग्रुप 5 का फिल्ट्रेट। ये जो ग्रुप 5 का फिल्ट्रेट है इसको 3 अलग अलग पार्ट में तोड़ देना, 3 अलग अलग पार्ट से, एक से Na+ का होगा, एक से Mg2+ का और एक से K+ का डिटेक्शन किया जाएगा। इसी वजह से ये जो Na+, Mg2+ और K+ है इसके लिए किसी रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ती, इनको हम लोग डायरेक्ट टेस्ट कर सकते हैं। एक बहुत बढ़िया चीज है, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए, है ना, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि सर ये जो अमोनियम आयन है NH4+, सर ये जो NH4+ आयन है इसको आपने इस टेबल में क्यों नहीं इंक्लूड किया। हम लोग अमोनियम आयन को अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। तो अलग से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अमोनियम आयन जो है कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनाता। अमोनियम आयन जो है जब उसका डिटेक्शन किया जाता है तो उसमें एक गैस रिलीज होती है NH3, मतलब ये अमोनियम आयन एक अकेला ऐसा केटायन है, सुनना मेरी बात, अमोनियम आयन एक ऐसा केटायन है जिसका डिटेक्शन किससे किया जाता है, एक वोलेटाइल प्रोडक्ट से किया जाता है। बाकी जितने भी केटायंस हैं उनका डिटेक्शन प्रेसिपिटेट से किया जाता है। डिफरेंस समझ में आया क्या? हाँ जी, डिफरेंस समझ में आया क्या? दादा बोलना पड़ेगा, यस डिफरेंस समझ में आया क्या? ये जो केटायंस है सारे केटायंस का डिटेक्शन उनके प्रेसिपिटेट से किया जाता है। अमोनियम केटायन एक ऐसा केटायन है जिसका डिटेक्शन उसके वोलेटाइल प्रोडक्ट कौन, अमोनिया गैस से किया जाता है। और इसी वजह से इस अमोनिया को अलग से, अमोनियम आयन को अलग से पढ़ा जाता है, बिकॉज इन सबका तो प्रेसिपिटेट बनता है, इसमें गैस बनती है, तो इसी वजह से NH4+ को अलग से किया है। और एक और चीज और देखो, ये जो NH4+ आयन प्रेजेंट है भाई साहब, ये जो NH4 आयन प्रेजेंट है, NH4+ आयन तो पहले से ही हमारे उसमें ओरिजिनल सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, है ना, वो तो पहले से ही ओरिजिनल सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। ओरिजिनल सॉल्यूशन में प्रेजेंट कैसे होगा? ओरिजिनल सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, देखो आप NH4Cl डाल रहे हो तो इसका मतलब आपने वैसे ही NH4+ आयन डाल दिया उसमें। आपने यहां पर भी NH4Cl डाला, इसका मतलब पहले से ही NH4+ आयन प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में। तो इस वजह से हम लोग अमोनिया आयन का टेस्ट ही अलग करते हैं, उसको इसके साथ इंक्लूड ही नहीं करते, है ना, कि भाई तू अलग चल, तेरा टेस्ट अलग से होगा। मेरी बात समझ में आई? यस यस यस, है ना। एक चीज और देखो, आपने कहा सर H2S गैस इसमें से पास किया, एसिडिक मीडियम था, फिर हमने NH4OH डाल दिया, फिर उसके बाद H2S गैस इन बेसिक मीडियम, क्या वापस से आपको बेसिक मीडियम डालने की जरूरत पड़ेगी? आप बोलोगे नहीं जरूरत पड़ेगी सर, NH4 आपने OH ऊपर डाल तो दिया, NH4OH ऊपर आपने डाल तो दिया, इसका मतलब सॉल्यूशन तो वैसे ही बेसिक हो चुका है ना, सॉल्यूशन तो वैसे ही बेसिक हो चुका है। ठीक है सर, अब सुनो, H2S गैस पास करी, फिर उसके बाद अमोनियम कार्बोनेट डालना इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl एंड NH4OH। NH4Cl आपने ऊपर डाल दिया, NH4OH आपने यहां डाल दिया, इसका मतलब सिर्फ आपको अमोनियम कार्बोनेट डालने की जरूरत है। ठीक है, डन। अच्छा, अब समझना मेरी बात एक अच्छे से, आपके दिमाग में जो पहला क्वेश्चन आएगा, और पहला नहीं बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें बता दिए, आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि सर एक बात बताओ, ये जो Pb2+ है ये यहां पर भी है, Pb2+ यहां पर भी है, ऐसा क्यों? सुनो मेरी बात, ऐसा क्यों? मान लेते हैं आपका जो सॉल्ट है उसमें Pb2+ आयन प्रेजेंट है, मान लेते हैं एक बार के लिए, आपने जैसे ही डाइल्यूट HCl डाला, जैसे ही डाइल्यूट HCl डालोगे Pb2+ क्या करेगा, उसके साथ PbCl2 बनाएगा,
यस, PbCl2 बनाएगा और PbCl2 का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। क्या बनता है? PbCl2 का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल। PbCl2 जो होता है ना स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है। कैसा होता है? स्पेरिंगली सॉल्युबल। यस, कैसा होता है? स्पेरिंगली सॉल्युबल। लास्ट क्लास में बताया था आपको PbCl2, PbBr2, PbI2 इनकी सॉल्युबिलिटी की बात हम लोगों ने करी थी। तो ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है। जैसे ही आप इसको छानोगे, देखो फिल्टर बना, Pb2+ का फिल्टर बन गया, लेकिन जब क्योंकि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, इसका मतलब इसका कुछ पार्ट अभी भी सॉल्युबल नहीं हुआ होगा। जब आप इसको फिल्टर करोगे तो प्रेसिपिटेट तो PbCl2 का है, लेकिन जो ग्रुप 1 का फिल्ट्रेट है उस फिल्ट्रेट में भी तो Pb2+ आयन प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि PbCl2 का कुछ पार्ट ऐसा भी था जो सॉल्युबल हुआ था, कुछ पार्ट ऐसा था जो प्रेसिपिटेट हुआ था। प्रेसिपिटेट तो अलग हो गया, लेकिन जब आपने उसको फिल्टर किया, जब आपने उसको छाना, तो फिल्ट्रेट में भी Pb2+ आयन आ गया। वो Pb2+ आयन जो सॉल्युबल हो गया था वो फिल्ट्रेट में से उस ग्रुप 1 के फिल्ट्रेट में आ जाएगा, उस फिल्टर पेपर में से पास हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जो Pb2+ है वो यहां तो डिटेक्ट हुआ ही, नीचे जाने पे भी Pb2+ का डिटेक्शन आपको करना पड़ेगा और वो डिटेक्शन यहां पर होगा। इसी वजह से Pb2+ जो है वो 2 जगह पे आया। इसके अलावा कोई भी आयन 2 जगह पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स होंगे, वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होंगे नहीं तो फिल्ट्रेट में आएंगे नहीं। मेरी बात समझ में आया क्या? क्लियर हुई क्या ये बात? बोलो जरा, ये डाउट क्लियर हुआ क्या दादा? ये बेटा एक एक क्वेश्चन है ना, ये एक एक क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आने चाहिए, है ना? तो इसमें से लिखा भी होगा कहीं, तो मैंने लिखा होगा ये। हाँ देखो ये लिखा हुआ, लिखता है कि Pb2+ इज द ओनली कैटायन व्हिच इज प्रेजेंट इन बोथ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2A। यस, बिकॉज PbCl2 इज स्पेरिंगली सॉल्युबल, सो सम ऑफ Pb2+ आयंस विल आल्सो बी प्रेजेंट इन ग्रुप 1 फिल्ट्रेट। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। यस, अमोनियम कैटायन जो होता है इज द ओनली कैटायन व्हिच इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स वोलेटाइल प्रोडक्ट। कौन? अमोनिया गैस, है ना? अमोनिया कैटायन को किससे आइडेंटिफाई किया जाता है? अमोनिया गैस से किया जाता है। यस, फिर उसने एक चीज और लिखी है कि जो अमोनिया कैटायन है वो इट इज नॉट प्लेस्ड इन द टेबल ऑफ ग्रुप 1 to 6। अमोनियम कैटायन को आपने इसमें इंक्लूड नहीं किया। क्यों? बिकॉज इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट देयर इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप रिएजेंट। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही प्रेजेंट है। देखो ना, ये ग्रुप रिएजेंट की फॉर्म में पहले से ही इसमें प्रेजेंट है, इस वजह से इसका टेस्ट अलग से किया जाता है। इसको इस वाले टेबल के साथ, रिएजेंट के साथ टेस्ट नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है ना? तो ये 3 जो पॉइंट है ये हम लोगों ने लिख दिए हैं। ठीक है, बढ़िया। अब समझना एक चीज और, अब एक चीज और समझना। हाँ सुनो मेरी बात, इसी टेबल का सारा खेल इसी टेबल का है ना। फिर उसके बाद देखो, समझने वाली चीज सिर्फ इतनी सी है, जो टेबल है सिर्फ समझने वाली बात इतनी सी है। फिर तो उसके बाद रिएक्शंस हैं, कलर हैं, वो डायरेक्ट ध्यान में रखने, उसमें कुछ भी नहीं समझने का है। समझने वाली चीज ये है। हाँ अब एक चीज और समझो, एक चीज और समझो। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताओ सर कि क्या ये जो डाइल्यूट HCl है, ये जो डाइल्यूट HCl है, क्या इनका प्रेसिपिटेट कर सकता है? क्या क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, सुनना मेरी बात। ये जो HCl है क्या इससे नीचे वाले जो आयंस हैं क्या इनका प्रेसिपिटेट कर सकता है? क्या इनको, इन आयंस को प्रेसिपिटेट कर सकता है क्या डाइल्यूट HCl? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या डाइल्यूट HCl इस अपने से नीचे आने वाले केटाइंस का प्रेसिपिटेट ला सकता है? क्या क्या अपने से नीचे आने वाले केटाइंस का प्रेसिपिटेट ला सकता है? क्या बोलो 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 बोलो। क्या अपने से नीचे आने वाले केटाइंस का प्रेसिपिटेट ला सकता है? क्या नहीं ला सकता। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। क्यों? क्योंकि सर देखो ना, इस HCl की कॉन्सेंट्रेशन इतनी है ना, HCl की औकात इतनी है कि वो सिर्फ इनका प्रेसिपिटेट ला सकता है। क्यों? क्योंकि इनके KSP की वैल्यू कम है। सर इससे जो नीचे वाले केटाइंस होंगे उनका KSP ज्यादा होगा, KSP ज्यादा होगा तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी सफिशिएंट नहीं होगी कि वो इनका प्रेसिपिटेट कर सके, है ना, कि वो इनका प्रेसिपिटेशन ला सके। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। जो ऊपर वाला ग्रुप रिएजेंट है कभी भी अपने से नीचे वाले जितने भी कैटायंस है उनका कभी भी प्रेसिपिटेट नहीं बना सकता, लेकिन उल्टा पॉसिबल है। ये जो H2S नीचे वाले जो रिएजेंट्स होते हैं ये ऊपर वाले का प्रेसिपिटेट बना सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अब आप खुद सोच के देखो, अगर H2S से इनका प्रेसिपिटेट आ सकता है, मतलब H2S की कॉन्सेंट्रेशन इतनी सफिशिएंट है कि इनका प्रेसिपिटेट ला सकती है, तो भैया H2S इसका भी तो प्रेसिपिटेट ला सकती है, क्योंकि इनका प्रेसिपिटेशन तो इनसे जल्दी हो जाएगा। भाई इनका KSP कम होता है, इनका KSP ज्यादा होता है। तो अगर H2S की इतनी औकात है कि वो इसका प्रेसिपिटेट कर सकता है, तो H2S तो इसको भी कर सकता है। क्या दिक्कत है? मेरी बात समझ में आई क्या?
तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, ये आपको ध्यान में रखनी है कि जो नीचे वाला रिएजेंट होता है वो ऊपर वाले का प्रेसिपिटेशन ला सकता है, लेकिन ऊपर वाला रिएजेंट नीचे वाले का प्रेसिपिटेशन नहीं ला सकता, है ना। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है भैया, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, डन डन डन। हाँ, वही रोटी वाला एग्जाम्पल, बिल्कुल सही। अब एक चीज और आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर एक बात बताओ, यहां पर आपने H2S को एसिडिक मीडियम में क्यों पास किया है और यहां पर आपने H2S को बेसिक मीडियम में पास किया? सर ये लफड़ा क्या है ना सर, यहां लफड़ा क्या है? क्वेश्चन समझ में आया आपके? ये लफड़ा क्या है? यस यस यस। ऐसा क्यों हुआ, देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे ही आप लोग ग्रुप 1 के फिल्ट्रेट में से H2S गैस पास करते हो तो होता क्या, छोटी सी दिक्कत है। H2S में सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन, H2S में कौन से आयन की कॉन्सेंट्रेशन? सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन इतनी होती है कि ये कुछ ग्रुप 4 वाले जो केटाइंस है उनका भी प्रेसिपिटेट कर सकती है, और खास तौर पे कौन? Zn2+। सुनना मेरी बात, H2S जो यहां पर आपने डाली है इसमें सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन इतनी सफिशिएंट होती है कि वो Zn2+ का भी प्रेसिपिटेट बना देती है। अब आप तो सोच रहे थे कि ये प्रेसिपिटेट किसकी वजह से बनेगा? सेकंड ए की वजह से बनेगा, लेकिन इसने क्या किया? Zn2+ का भी प्रेसिपिटेट बना दिया। अब Zn2+ का प्रेसिपिटेट तो यही बन गया। अब ये जो Zn2+ है ये ग्रुप 4 में डिटेक्ट होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रेसिपिटेट तो ऊपर बन चुका है, ये यहां डिटेक्ट ही नहीं होगा, ये यहां प्रेजेंट ही नहीं, इसका प्रेसिपिटेट ऊपर बना के अलग हो चुका है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस वजह से सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए, सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए एसिडिक मीडियम यूज किया जाता है ना। अगर सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई तो फिर Zn2+ का प्रेसिपिटेशन नहीं आएगा, क्योंकि Zn2+ के प्रेसिपिटेशन के लिए सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा चाहिए, बिकॉज इसका Ksp का वैल्यू इनसे ज्यादा है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस बेटा, खाना में जवाब देना पड़ेगा, बोलते रहो कि हाँ सर समझ में आ रही है ये चीज। H2S गैस अगर आपने एसिडिक मीडियम में नहीं लिया तो सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन इतनी सफिशिएंट है कि वो Zn2+ का प्रेसिपिटेट करवा देगी। अगर Zn2+ का प्रेसिपिटेट यहीं पर हो गया है ना, तो ये Zn2+ यहां ग्रुप 4 में डिटेक्ट नहीं होगा। हम ऐसा नहीं चाहते। तो इस सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए क्या डाला हमने? HCl डाला है। तो सर ये कैसे कम हो जाता है ये बताइए आप, तो आपके सामने लिखा है, देखो ये रहा, लिखता है कि फॉर द टेस्टिंग ऑफ ग्रुप 2 केटायंस H2S गैस इन एसिडिक मीडियम इज यूज्ड as to have the low concentration of sulfide ion so that the precipitation of only second group cation is formed। अब H2- की कॉन्सेंट्रेशन कैसे कम होती है? देखो हमें पता है कि जो H2S होता है ना वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट है मतलब इसका जो आयनाइजेशन होगा वो रिवर्सिबल होगा। यस। अब हमने क्या किया, जैसे उसमें HCl गैस डाला, HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एसिडिक मीडियम, HCl मतलब एसिडिक मीडियम है ना। अब जैसे ही एसिडिक मीडियम हुआ HCl H+ और Cl- देगी। अगर सॉल्यूशन में H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो ये जो इक्विलिब्रियम होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। यस, ली चैटलियस प्रिंसिपल याद कीजिए, कॉमन आयन इफेक्ट, बोलो बोलो बोलो, याद करो कॉमन आयन इफेक्ट, ली चैटलियस प्रिंसिपल। और अगर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया, अगर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया तो ये जो सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन है ये कम हो जाएगी, है ना। सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। और अगर सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, हम तो यही चाहते हैं ताकि हमारा फर्दर आगे का प्रेसिपिटेशन ना मिले। क्लियर? समझ में आ गई मेरी बात? डन? ये चीज समझ में आई? क्लियर है सब लोगों को? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब एक चीज और समझो, एक और जबरदस्त चीज और समझो। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जैसे आपने ग्रुप 2 का टेस्ट कर लिया है ना, ग्रुप 2 का टेस्ट हो गया, और ग्रुप 2 का जो फिल्ट्रेट है, सुनना मेरी बात, ग्रुप 2 का जो फिल्ट्रेट है, ग्रुप 2 का जो फिल्ट्रेट है, ग्रुप 3 का टेस्ट करने से पहले ये जो फिल्ट्रेट है ना ग्रुप 2 का, उसको पहले बॉईल किया जाता है और उसमें थोड़ा सा HNO3 ऐड किया जाता है। सुनना मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं, सुनना मेरी बात। ग्रुप 2 का टेस्ट हो गया, जब हम लोग ग्रुप 2 का फिल्ट्रेट जो बना होगा, ग्रुप 3 आयंस का टेस्ट करने से पहले, ग्रुप 3 कैटायंस का टेस्ट करने से पहले ये जो ग्रुप 2 का फिल्ट्रेट है इसको क्या करते हैं, पहले तो थोड़ा सा बॉईल करते हैं, और बॉईल करके उसमें क्या डालते हैं, HNO3 डालते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? देखो इसका मैं रीजन आपको बताता हूं। भाई आपने क्या किया था, ग्रुप 2 का जो फिल्ट्रेट रहा होगा उसमें कुछ हो सकता है H2S गैस भी प्रेजेंट हो, है ना, जो सॉल्युबल हो गई हो।
साला Fe2+ तो हमें चाहिए ही नहीं ना, हमें तो टेस्ट Fe3+ का करना है। और अगर आपने H2S गैस को नहीं हटाया, H2S को नहीं हटाया, फक, हाँ हाँ जी, हाँ जी, ठीक हो गया, ठीक हुआ भाई, ठीक हुआ, अभी ठीक हुआ होगा। हम्म। आ जाओ, हाँ मैं वापस समझा देता हूं, वापस समझा देता हूं, वापस समझा देता हूं। हाँ जी, वापस समझा देते हैं जनाब। अरे वापस समझ लो, देखो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि ग्रुप 3 कैटायंस का टेस्ट करने से पहले, हम लोग क्या करते हैं, जो ग्रुप 2 का फिल्ट्रेट होता है उसको बॉईल करते हैं और उसमें HNO3 ऐड करते हैं, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर क्यों ऐड करते हैं, देखो बॉईल करने का रीजन ये होता है कि ग्रुप 2 का जो फिल्ट्रेट है उसमें कुछ डिसॉल्व्ड H2S भी प्रेजेंट होती है। ये जो H2S होती है, H2S क्या करेगी, Fe3+ को कन्वर्ट कर देगी किसमें, Fe2+ में। अगर Fe3+ Fe2+ में चला गया तो यहां पर Fe3+ को आप कभी डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे, है ना। हमें तो Fe3+ को डिटेक्ट करना है, मतलब Fe3+ में रहना चाहिए, और ये जो H2S है ये Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट कर दे रही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको बॉईल करेंगे, है ना। जब हम इसको बॉईल करेंगे तो जो H2S है वो भाग जाएगी, और इसमें HNO3 क्यों डालेंगे, HNO3 इसलिए डालेंगे ताकि अगर कोई Fe3+ Fe2+ में कन्वर्ट हो रखा है तो HNO3 क्या करेगा, उसको वापस Fe3+ में कन्वर्ट कर देगा, और अब ये जो Fe3+ है अपना टेस्ट देने लग जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, यस यस यस, अरे बोलो ना भैया, अरे बोलो, अरे हाँ तुम पढ़ लो यार अब। अरे तुम्हें कुछ उल्टा सीधा सुनाई दे गया मुझे लग रहा है ना, हाँ कुछ उल्टा सीधा सुनाई दिया तुमने, ऐसे कैसे तुम गंदी गंदी बातें कर रहे हो सुबह। देखो ये लिखा है, लिखता है कि बिफोर द टेस्टिंग ऑफ थर्ड ग्रुप कैटायंस सॉल्यूशन इज फर्स्ट बॉइल्ड, है ना। सॉल्यूशन को बॉइल क्यों किया जाता है, टू रिमूव H2S गैस एंड ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 टू ऑक्सीडाइज Fe3+ टू Fe2+ टू Fe3+, है ना, ये ध्यान रखना है। Fe3+ क्या करती है, H2S क्या करती है, Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट कर देती है, और Fe2+ जो है उसको वापस Fe3+ में लाने के लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज करते हैं, ठीक है, डन, समझ में आई मेरी बात। ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब एक चीज और देखो, अब एक चीज और देखो, आगे चलते हैं, है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं, सुनो। अब मैं बात करने वाला हूं ग्रुप 4 केटायन की, है ना। किसकी बात होगी, ग्रुप 4 केटायन की, समझना जी, ग्रुप 4 केटायन की। ग्रुप 4 केटायन देखो, ग्रुप 4 केटायन की टेस्टिंग के लिए हमने जो रिएजेंट यूज किया है वो यूज किया है H2S गैस इन बेसिक मीडियम। हमने कौन सा रिएजेंट यूज किया है, H2S इन बेसिक मीडियम। अब आपके दिमाग में ये आएगा सर बेसिक मीडियम में क्यों यूज किया है, तो इसका रीजन देखो समझो। अगर आप बेसिक मीडियम नहीं लगाओगे तो ये जो H2S है ये क्या देगा, सल्फाइड आयन देगा, लेकिन ये जो सल्फाइड आयन है इसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी नहीं है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो इन आयन का प्रेसिपिटेट कर पाए। Zn2+ का तो हो जाएगा मान लिया, लेकिन इन आयंस का प्रेसिपिटेशन करवाने के लिए हमें सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, यस सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी। और ये सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ेगी, जब आप उसमें बेसिक मीडियम यूज करोगे। बेसिक मीडियम से सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ जाती है वो मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाता हूं। देखो अभी हम लोगों ने कहा कि जो H2S है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यस वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो H++ H2- में टूटेगा। अगर आपने बेसिक मीडियम यूज किया, बेसिक मीडियम मतलब NaOH ले लिया मान लो, है ना, कोई भी बेसिक मीडियम हो सकता है, मैंने NaOH ले लिया, तो ये जो NaOH है वो क्या करेगा, Na++ आयन देगा। ये जो OH- है इस H+ को हटा देगा यहां से, है ना, इसको मिलके ये दोनों बाहर भाग जाएंगे, है ना। H+ को OH- दिख जाता है ना तो एकदम मस्त मजा आ जाता है इन दोनों को, तो यहां से H+ रिमूव हो जाएगा। अगर H+ रिमूव हो गया तो आपका जो ये इक्विलिब्रियम है ये बैकवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, और सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो अब हमारे जो ग्रुप 4 के कैटायंस है वो भी प्रेसिपिटेट बना देंगे, है ना, वो भी प्रेसिपिटेट बना देंगे। मेरी बात समझ में आए,
यस यस यस, क्लियर है। तो सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए हमने बेसिक मीडियम यूज किया। ऐसे क्वेश्चंस जेईई मेन में सीधा सीधा पूछे जाते हैं भैया, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आगे चलते हैं और देखो अगली चीज और समझो। हमने क्या किया है, ग्रुप 3 की बात करते हैं। देखो ग्रुप 3 की बात करते हैं। ये जो ग्रुप 3 है इसके टेस्ट के लिए हम लोग NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl डालते हैं, है ना। हाँ, NH4OH डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं? NH4OH डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो सके। देखो NH4Cl सॉल्यूशन में पहले से प्रेजेंट है, NH4OH डाला, हम लोग OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कम चाहते हैं। क्यों कम चाहते हैं? बिकॉज अगर आपने NH4Cl नहीं डाला तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इतनी सफिशिएंट है कि ये जो भाई साहब है ना मैग्नीशियम 2+, ये OH माइनस साला यहां पे प्रेसिपिटेट करवा देगा, Mg2+ का, है ना, यहां से प्रेसिपिटेट करवा देगा। और ये जो बेचारा Mg2+ अगर वहीं पर प्रेसिपिटेट हो गया तो यहां पर डिटेक्ट नहीं होगा। आप बोलोगे सर गड़बड़ होगी, Mg2+ तो था ही नहीं, बल्कि Mg2+ तो रहा होगा लेकिन वो पहले से ही प्रेसिपिटेट बना चुका है। तो हमें क्या करना है, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करना है। और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करने के लिए क्या डाला गया है, NH4Cl डाला गया है। वापस से कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। ये देखो NH4OH वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, कम डिसोसिएट होता है, OH माइनस देगा, NH4+ आयन देगा। NH4Cl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, यह 100% आयनाइज होगा, तो NH4+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। NH4+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। अब OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, है ना, अब OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो मैग्नीशियम का प्रेसिपिटेशन करवा सके। यस यस यस, क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आई? एक एक चीज, मतलब छोटी छोटी चीज मैं आपको बता रहा हूं भाई। देखो सिलेबस जल्दी करवाने के चक्कर में ये सारी चीजें मैं नहीं छोड़ रहा, क्योंकि क्या पता कहां से कैसा क्वेश्चन आ जाए। मुझे पता है तुमने लैब में कैसा टेस्ट किया होगा, कैसे एक्सपेरिमेंट किए होंगे ना, हमने भी वैसे ही किए जैसे तुमने किए, ठीक है ना। तो कम से कम थ्योरेटिकली हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कैसे की जाती है। क्लियर है? डन। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो, सबसे लास्ट है ना, सबसे लास्ट ये लिखा है कि जब हम लोग ग्रुप 5 के केटाइंस का टेस्ट करते हैं, है ना, जब हम लोग ग्रुप 5 के केटाइंस का टेस्ट करते हैं तो उसमें अमोनियम कार्बोनेट डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl एंड NH4OH। क्यों? टू डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन, है ना। इसके साथ हमने ये क्यों डाले हैं, ताकि हम कार्बोनेट आयन के कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर पाए। अरे सर, कार्बोनेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीज नहीं करेंगे तो नुकसान क्या है? नुकसान यह है कि ये जो कार्बोनेट आयन है ये मैग्नीशियम 2+ का क्या कर देगा, प्रेसिपिटेट बना देगा, और मैग्नीशियम 2+ वापस यहां पर डिटेक्ट नहीं होगा। तो इस वजह से हम लोग कार्बोनेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे, और कार्बोनेट आयन इतना होगा ही नहीं कि वो Mg2+ का प्रेसिपिटेट करवा सके। तो कम कैसे होगा कार्बोनेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन, वो आपके सामने लिखा है। देखो कार्बोनेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे कम होगा, वो आपके सामने लिखा है। देखो आओ, कॉन्सेंट्रेट कैसे कम होगा, कार्बोनेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है, अमोनियम कार्बोनेट जो है वो सॉल्ट है, NH4+ प्लस CO3- में टूटेगा। आपने इसमें NH4Cl डाला, वो NH4+ आयन देगा। ये जो NH4+ आयन है ये इस कार्बोनेट आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, CO2 गैस रिलीज करवा देगा, है ना। CO2 यहां से बाहर चली जाएगी। अब खुद सोच के देखो, अगर यहां से कार्बोनेट आयन CO2 में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब कार्बोनेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। यस, कार्बोनेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। अब अगर कार्बोनेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसका मतलब अब वो मैग्नीशियम का प्रेसिपिटेट नहीं बनवा पाएगा, है ना। तो इसी वजह से हम लोग अमोनियम कार्बोनेट के साथ NH4Cl और NH4OH अलग से ऐड करते हैं। मेरी बात समझ गया क्या? यस 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 यस, क्या आप मेरी बात समझ गए हो? यहां तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक और चीज देखो आपके सामने लिखी है कि जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं थर्ड ग्रुप कैटायंस की, है ना, तो उसमें यूज किया है NH4OH प्लस NH4Cl। बफर सॉल्यूशन होता है वीक बेस और वीक बेस का सॉल्ट। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या हम लोग NH4Cl की जगह अमोनियम सल्फेट यूज कर लें क्या सर, NH4Cl भी तो NH4+ आयन दे रहा है और अमोनियम सल्फेट भी तो NH4+ आयन दे रहा है, तो क्या हम लोग NH4Cl की जगह NH4
ट्वाइस SO4 यूज कर सकते हैं क्या? सर अमोनियम सल्फेट यूज कर लें क्या? नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने अमोनियम सल्फेट यूज किया तो भैया ये जो बैरियम और स्ट्रोंसियम है ये क्या करेंगे, ये अपने प्रेसिपिटेट बना लेंगे, है ना। साला देख रहे हो तुम, है ना, देख रहे हो तुम लोग। अगर तुमने अमोनियम सल्फेट यूज कर लिया, अगर तुमने अमोनियम सल्फेट यूज कर लिया तो ये जो बैरियम और स्ट्रोंसियम है, देख रहे हो, अगर यहां पर आपने अमोनियम सल्फेट यूज कर लिया तो ये बैरियम और स्ट्रोंसियम बोलेंगे हम तो यहीं पर प्रेसिपिटेट बना देंगे। तो अगर आपने ये दोनों का प्रेसिपिटेट अगर यही बन गया तो ये वाले दोनों आयंस यहां डिटेक्ट नहीं होंगे। हम ऐसा नहीं चाहते कि इनका प्रेसिपिटेशन पहले आए, हम चाहते हैं इनका प्रेसिपिटेशन यहीं पर आए। तो उसके लिए हम लोग अमोनियम सल्फेट यूज नहीं करते, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है। ये छोटी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन और थी आप लोगों के लिए, है ना। ये छोटी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन और थी आप लोगों के लिए, है ना। यहां पर ये क्यों लिखा है, डाउन द ग्रुप KSP इंक्रीजेस, है ना। ये हम लोगों ने पहले लिख दिया, चलो ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको टेस्ट करवाने जा रहा हूं ग्रुप 0 का टेस्ट, है ना। हम लोग बात करने वाले हैं अब किसका, ग्रुप 0 टेस्ट, 0 ग्रुप कैटायंस। और 0 ग्रुप कैटायन में सबसे पहले आता है NH4+। एक ही है। NH4+ का ग्रुप रिएजेंट कौन होता है, एक्वस NaOH या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपके पास अमोनिया का सॉल्ट प्रेजेंट है, ओरिजिनल सॉल्यूशन, है ना, अमोनियम सॉल्ट प्रेजेंट है आपके पास, उसमें डायरेक्ट NaOH डाल दिया आपने, आपको क्या मिलेगा, अमोनिया गैस मिलेगी। सारी दुनिया जानती है कि जो अमोनिया गैस होती है उसकी स्मेल कैसी होती है, बेसिक गैस होती है। और इसके ऊपर अगर आपने HCl गैस लेके आए, HCl लेके आए तो ये NH4Cl के डेंस व्हाइट फ्यूम्स बना देती है। मेरे हिसाब से इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, यस, मेरे हिसाब से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, ये चीज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अमोनिया के टेस्ट कैसे होते हैं। अब अमोनिया की पहचान कैसे होती है यह भी हम लोगों ने पढ़ा है कि अमोनिया की पहचान करने का तरीका है, इसमें आप Mn2+ और H2O2 डाल दो। H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा MnO2.H2O में, इसको बोला जाता है हाइड्रेटेड मैग्नीज ऑक्साइड। यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4 है। देखो यहां +2 से +4 में कन्वर्ट हो गया और जो अमोनिया वो NH4+ में चला गया। इसका आपको ब्राउन ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। कौन से कलर का, ब्राउन ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। हाइड्रेटेड मैग्नीज ऑक्साइड, 4 क्यों लिखा है, बिकॉज Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 4 है। तो ये जो H2O2 था इसने Mn2+ का ऑक्सीडेशन कर दिया MnO2.H2O में, है ना। और इसका हमें ब्राउन ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। पहचान होगी कि ये जो गैस थी वो अमोनिया थी, अमोनिया सॉल्यूशन में ये चीज डालनी है। सर और कैसे कर सकते हैं, सर और कैसे कर सकते हैं, देखो ये वाला टेस्ट, ये चीज भी मैं आपको पहले करवा चुका हूं, ये वाली रिएक्शन भी, यस, ये वाली रिएक्शन भी हम लोगों ने पढ़ ली है कि जब अमोनिया को पास करते हैं ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में से, तो जो सॉल्यूशन है ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का वो डीप ब्लू कलर का हो जाता है। मजा आ जाता है सर, है ना। क्या बन जाता है, एक बहुत ही शानदार सॉल्ट बन जाता है, CuNH3,4SO4, डीप ब्लू कलर का होता है ये। और ये हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ चुके हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक होता है, और ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है। ट्रांसफेरेंस वाले में D9 कॉन्फिगरेशन में मैंने इस कॉम्प्लेक्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन बताई थी। एक बार जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट कि ये जो डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बना है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है और ये पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है। सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्लियर, समझ गए हो, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद अमोनियम आयन की और कैसे पहचान कर सकते हैं, सर आप क्या करो, इसकी रिएक्शन नेस्लर्स रिएजेंट के साथ करवा दो। मैंने बताया था नेस्लर रिएजेंट क्या होता है, K2HgI4 अगर बेसिक मीडियम में है उसको नेस्लर रिएजेंट बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट रिएक्शन, काफी बार पूछा जाता है, कई बार तो डायरेक्ट पूछ लेता है कि नेस्लर रिएजेंट क्या है ना। नेस्लर, यहां स्विट्जर सॉल्ट है ना, नेस्लर रिएजेंट क्या, K2HgI4 के साथ अगर आप रिएक्शन करवाओगे तो आपको ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, है ना। और ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट का नाम क्या है, बेसिक। बेसिक क्यों, HgO की वजह से। मरकरी 2 क्यों, क्योंकि दोनों ही में मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। दिस इज योर अमाइडो एंड दिस इज आयोडाइड, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन भी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, ब्राउन ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, इसको आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस बोला जाता है ना। क्या बोला जाता है, आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, है ना। तो ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो, नाम है, मतलब नाम में वैसे कुछ बहुत ज्यादा नहीं रखा बट फिर भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। यस, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट, हम लोगों ने काफी बार इसके बारे में पहले भी मैंने आपको ये रिएक्शन पढ़ाई है। और देखो, देख रहे हो, ये वाला टेस्ट भी मैं आपको करवा चुका हूं शायद। अमोनिया की क्या क्या पहचान थी वहां पर हम लोगों ने ये लिखा था। ये येलो कलर का सॉल्यूशन होता है, अमोनियम आयन के साथ ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो कलर के प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये पहले तो सॉल्यूशन फेज में था, एक्वस फेज में था, लेकिन जैसे ही अमोनियम आयन में ये डाला, है ना, सॉल्ट अगर मान लो आपका है उसमें अमोनियम आयन प्रेजेंट है और आपने ये वाला
कंपाउंड डाल दिया तो आप लोग देखोगे कि आपका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, पहचान हो जाएगी NH4+ आयन ही प्रेजेंट है ना। और दूसरा चीज, टेस्ट विद हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड, है ना, हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड, उसका फॉर्मूला आपके सामने देखो, हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड, अमोनियम आयन NH4+ आयन इसके साथ रिएक्ट करके येलो कलर का प्रेसिपिटेट देता है। कौन से कलर का? येलो कलर का। फॉर्मूले में सिर्फ क्या किया हमने, H2 की जगह अमोनियम आयन लगा दिए 2, बस इतना सा काम किया। हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड के साथ येलो कलर का प्रेसिपिटेट आता है। तो ये पहचान है किसकी? NH4+ की। किसकी पहचान है? NH4+ की पहचान है, ठीक है ना। किसकी पहचान है? NH4+ की पहचान है। और देख लो, एक और रिएक्शन देख लो NH4+ के लिए। अगर आपको ये मतलब फॉर्मूला ना भी याद रहे ना, इसकी स्ट्रक्चर ना भी याद रहे, तो हमें कम से कम ये ध्यान में रखना है सॉल्यूशन का कलर कैसा आएगा। लिखा है टेस्ट विद 4 नाइट्रोबेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देखो 1 2 3 4, 4 पे नाइट्रो है, हियर हां डाइएजो, एन डबल बॉन्ड डाइएजो, डाइएजोनियम क्लोराइड, NH4+ कैटायन प्रेजेंट है, एक्वस NaOH होना चाहिए। आप लोग देखोगे क्या बनेगा, रेड कलर का सॉल्यूशन बनेगा। दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द कंपाउंड जिसकी वजह से सॉल्यूशन का कलर रेड कलर का आता है ना, जिसकी वजह से कंपाउंड का कलर कैसा आता है, रेड कलर का आता है, ठीक है ना। तो ये अमोनियम आयन के टेस्ट हैं। अब ये टेस्ट आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे, इसका कोई इलाज नहीं है, मैं आपको बताऊं ना, है ना। अब ये रिएक्शन है, मैं आपसे कह रहा था समझने वाली जो चीज थी ना, समझने वाली जो चीज थी ना वो टेबल थी, है ना। और उस टेबल में जो मैंने आपको अलग अलग पॉइंट्स बताए थे वो समझने वाली चीजें थी। ये जो टेस्ट है और ये जो कलर है, ये जो रिएक्शन है, ये तो ऐसी है जिसको आपको डायरेक्ट याद ही करना पड़ेगा। इसका एज सच कोई मेरे पास भी इलाज नहीं है ना, मेरे पास भी कोई इलाज नहीं है। अब समझना आप लोग मेरी बात, आगे बढ़ते हैं। यस, हाँ, एट लास्ट यही करना है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं ग्रुप 1 कैटायन के टेस्ट की, है ना। ग्रुप 1 कैटायन का जो टेस्ट है उसमें कौन कौन से कैटायन है, Pb2+, Ag+ और Hg2+, Hg2+। इसका ग्रुप रिएजेंट कौन सा था, डाइल्यूट HCl था। ये जो डाइल्यूट HCl है इन तीनों के साथ रिएक्ट करके इनके क्लोराइड्स बना देगा। और सबसे अच्छी बात है कि इन तीनों के जो क्लोराइड्स होते हैं वो किस कलर के होते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। तो आपने क्या किया, सॉल्ट था, सॉल्ट में डाइल्यूट HCl डाला, यस, सॉल्ट में डाइल्यूट HCl डाला, प्रेसिपिटेट बन गया। अब ये जो प्रेसिपिटेट है, इस प्रेसिपिटेट में पहचानना है कि ये प्रेसिपिटेट Pb2+ का है, Ag+ का है या फिर Hg2+ का है। मेरी बात समझ में आई? अब कैसे पहचाने, तो हमें अलग अलग टेस्ट पढ़ने पड़ेंगे। Pb2+ का अलग टेस्ट होगा, Ag+ का अलग टेस्ट होगा, Hg2+ का अलग टेस्ट होगा। और वो टेस्ट के लिए कुछ रिएजेंट्स होते हैं जो लगभग सेम होंगे, है ना। जो रिएजेंट है वो लगभग सेम होंगे। जैसे मान लो अगर वो Pb2+ का है तो जैसे ही HCl सॉल्यूशन आप उसमें डालोगे PbCl2 बनेगा, यस। और ये जो PbCl2 है, अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल दिया तो ये सॉल्युबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सॉल्युबल। अब ये जो टेस्ट है आप देखोगे, ये जो रिएजेंट्स है लगभग आपको हर जगह पर सेम से ही मिलेंगे, है ना। ये जो रिएजेंट्स है लगभग सेम से ही मिलेंगे। PbCl2 का हम लोगों ने पढ़ा है ना, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। कैसा होता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। कैसा होता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। अगर मान लो आपने एक्वस H2S डाल दिया Pb2+ में तो PbS का ब्लैक प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में ये वापस, ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा Pb2+ प्लस सल्फर। इसका कैसा होता है, येलो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है ना, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। और साथ में NO गैस रिलीज होती है, यस। अगर मान लो आपने इसमें एक्वस NH3 डाला तो हमें लेड का हाइड्रोक्साइड मिलेगा जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। और एक्सेस ऑफ अमोनिया में ये सॉल्युबल नहीं होता, नो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। देखो जनरली हम लोगों ने देखा है कि जब हम लोग किसी भी चीज का एक्वस पास, एक्सेस में पास करते हैं किसी भी रिएजेंट को, ध्यान रखना, किसी भी रिएजेंट को जब हम लोग एक्सेस में पास करते हैं तो वो जो प्रेसिपिटेट होता है वो क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। जैसे यहां पर डिसॉल्व हो गया था, है ना, यहां पर डिसॉल्व नहीं होता। अगर आपने इसमें एक्सेस में NH3 भी पास किया ना तब भी इसका डिसोल्यूशन नहीं होता। एक बढ़िया चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे ऐसे होता है ना, कई बार ऐसा होता है ना, वो नहीं होते फोटोग्राफ्स वगैरह, है ना, पेंटिंग्स वगैरह जो होती है ना, पेंटिंग्स पे क्या होता है, पेंटिंग्स पे डार्क कलर का मतलब काला काला सा उसका वो हो जाता है, मतलब उस पे डार्क कलर, काला कलर लग जाता है पेंटिंग्स पे, है ना। तो उनको साफ करने के लिए यूज किया जाता है H2O2। अगर उसके ऊपर सल्फाइड, PbS ब्लैक कलर का होता है ना, देखो PbS ब्लैक कलर का होता है ना, इसी की वजह से उस पे ऐसे मैं बोलूं कि कोरोजन सा हो जाता है उसका, है ना, काला काला कलर सब्सटेंस उस पे जम जाता है।
तो H2O2 में उसको धो दिया जाता है, H2O2 से उसको साफ किया जाता है। H2O2 क्या करता है, उस सल्फाइड को सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है, और ये जो सल्फेट होता है उसका कलर व्हाइट कलर का होता है ना, व्हाइट कलर का होता है, तो वो एकदम से हमें चमकने लगती है, आपकी जो पेंटिंग है वो साफ हो जाती है ना। किसकी यूज से, है ना, किसकी यूज से, H2O2 के यूज से, है ना, H2O2 से कर सकते हैं उसको साफ। ये देखो कुछ और टेस्ट लिखे हैं Pb2+ के, है ना, कुछ और टेस्ट लिखे हैं आपके सामने Pb2+ के। एक बार के लिए ये वाले जो टेस्ट हैं इनको आप लोग देखना, है ना, ये वाले जो टेस्ट है मैं अभी के लिए होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मुझे अभी डिस्कस करने हैं, है ना, जो होमवर्क वाले 2 दिन हो गए हमने डिस्कस नहीं किए थे। ये एक और टेस्ट है ना, ये वाला तो इंपॉर्टेंट टेस्ट है Pb2+ का, है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसमें जो रिएजेंट रहेंगे ना, इसमें जो रिएजेंट रहेंगे ना लगभग सेम से रहेंगे ना, इसमें जो रिएजेंट रहेंगे ना वो लगभग सेम से रहेंगे। एक बार ये वाले जो रिएजेंट्स हैं इनको आप लोग देखना। अब मैं आपसे एक चीज कह रहा था, कि कुछ आयंस ऐसे हैं एनायंस में, है ना, कुछ आयंस ऐसे हैं एनायंस में जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, मतलब वैसे दे नहीं रखा, उनको सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखा, है ना, उनको सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन फिर भी उनसे कभी कभी कई एक आधा क्वेश्चन पूछा गया, है ना। तो वो 2 जो एनायंस हैं, हालांकि मैं और भी करवा दूंगा, है ना, सारी एनायन में आपको दे दूंगा टेस्ट। एडवांस में क्या पता, कुछ नहीं पता लगता कब कहां पर कौन सा क्वेश्चन पूछ ले, हालांकि ये सिलेबस में मेंशन नहीं होता। उनमें से पहला एनायन है फ्लोराइड आयन और दूसरा है बोरेट आयन, है ना, पहला है फ्लोराइड और दूसरा है बोरेट, पहला है फ्लोराइड और दूसरा है बोरेट, है ना। तो ये जो फ्लोराइड आयंस है इनका जो टेस्ट है, क्या करते हैं इस टेस्ट में, वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। बहुत ही छोटे छोटे से टेस्ट है ना, 2-2 3-3 टेस्ट है। देखो ये फ्लोराइड है, फ्लोराइड खत्म हो गया, है ना। ये बोरेट आयन है ना, बोरेट आयन भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। एक बार आप इनको देखिएगा, एक क्लास में मैं इनको समझा दूंगा, है ना, एक बार इनको हम लोग समझ लेंगे। हालांकि ये सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखे हैं, है ना, लेकिन ये इनकी कुछ रिएक्शंस पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आती है ना। तो देखो ये बोरेट भी खत्म हो गया। तो फ्लोराइड बोरेट दोनों ही छोटे छोटे से आयंस है ना, दोनों ही छोटे छोटे से आयंस है। तो एक बार के लिए आप इन आयंस को देखना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, है ना, ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस थे, आइए कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं, है ना, जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। देखो आओ आओ, है ना, हाँ बेटा ये लिख लेना, मतलब कहने का मतलब ये है, मैं आपको बोल देता हूं कि बता देता हूं, बोरेट आयन और फ्लोराइड आयन दोनों ही सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखे हैं। मैं आपको वापस बोल देता हूं, क्रोमेट आयन भी नहीं दे रखा है। ये सिलेबस आईआईटी जेईई और मेंस के सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको टेस्ट दे देता हूं। अगर आपके पास टाइम रहे, है ना, अगर आपके पास टाइम रहे तो आप इन टेस्ट को जरूर करें, है ना, आप इनको देख लें। अगर टाइम नहीं है तो आप इनको लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों को आप क्वेश्चन कैसे आते हैं सर, है ना, मेंस लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे आते हैं। देखो लिखता है कि एक मिक्सचर है व्हेन रब्ड विद डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट एसिड स्मेल लाइक विनेगर। अब पता ही लग गया कि स्मेल लाइक विनेगर का मतलब हो गया उसमें कौन सा आयन रहा होगा, एसिटेट आयन रहा होगा। एसिटेट आयन जो होता है वो क्लास ए में आता है ना। और क्लास ए में एसिटेट आयन डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एसिटिक एसिड की वेपर्स बनाता है ना। और एसिटिक एसिड की जो वेपर्स होती हैं कैसी होती है, विनेगर लाइक स्मेल होती है उनकी, यस। और अगर मान लो आप इसमें से एस्टिफिकेशन भी करवा सकते हो, एसिड अगर इसमें डाल देते हो, है ना, अगर आपने इसमें एसिड डाल दिया तो ये फ्रूटी स्मेल में कन्वर्ट हो जाता है। याद आया क्या, यस, हाँ सिरके जैसी, यस सिरके जैसी, बहुत बढ़िया। देखो जी ये क्वेश्चन, A substance on treatment with dilute H2SO4 liberates a colorless gas which produce first turbidity with brighter water and turns acidified dichromate solution green. Turns dichromate solution green. The reaction indicates the presence of. The reaction indicates the presence of. बढ़िया क्वेश्चन है ना, एक अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, यस एक अच्छा क्वेश्चन है। इसका मैं आप चाहो तो पोल दे सकता हूं, हाँ जी आप चाहो तो मैं इसका पोल दे सकता हूं या नहीं देना, वैसे टाइम नहीं है यार पोल का। है ना, चलो जी, ब्राइटर वाटर मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन। तो सर देखो यहां पर देखो, पहली चीज तो डाइल्यूट H2SO4 है, मतलब क्लास ए का होना चाहिए, ठीक है सर।
कलरलेस गैस होती है जो कि व्हाइट टर्बिडिटी प्रोड्यूस करती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था SO2 गैस जो होती है ना, SO2 गैस लाइम वाटर और ब्राइटा वाटर दोनों को मिलकर बना देती है, और साथ साथ SO2 जो होती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है सल्फर की, ये खुद +6 में ऑक्सीडाइज हो सकता है, और जो आपका डाइक्रोमेट सॉल्यूशन है उसको रिड्यूस कर देता है +6 से +3 में। ये टेस्ट है कि नहीं है? किसका टेस्ट था ये? SO2 का, है ना। और SO2 कैसे मिलेगी? जब मैं सल्फाइड आयन में क्या डालूंगा? एसिड डालूंगा। याद आया क्या कुछ? इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जो आपको जनरली जेई में मिलते हैं, है ना, जेई मेंस की अगर मैं बात करूं तो। यस, और देख लो, और देख लो, अगला क्वेश्चन आपसे और पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंबाइंस विद Fe2+ आयंस टू फॉर्म ए ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा है विच कंबाइंस विद Fe2+ आयंस टू फॉर्म ए ब्राउन कॉम्प्लेक्स? ब्राउन रिंग टेस्ट हम लोगों ने पढ़ा था नाइट्रेट आयन के लिए भी और नाइट्राइट आयन के लिए भी, दोनों ही केसेस में हम लोगों ने ये टेस्ट पढ़ा है, और हम लोगों ने बात करी थी वहां पर कौन रिएक्ट करता है? NO क्या करेगा? FeSO4, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 होना चाहिए, उसके साथ ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा इस केस में? बी, है ना, NO होता है जो ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। यस, FeH2O5 NO। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कहता है व्हेन अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड NaCl एंड सॉलिड K2Cr2O7 इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4, डीप रेड वेपर्स आर ऑब्टेन्ड, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड K2Cr2O7। इसका मतलब, और साथ में NaCl क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। याद आया क्या कुछ? क्लोराइड आयन के साथ हम लोग सॉलिड K2Cr2O7 डालते थे, और यह मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सॉलिड K2Cr2O7 जो होता है इसलिए यूज किया है ताकि इसमें Cr+6 की कॉन्सेंट्रेशन कम रहे, है ना, और खुद रिड्यूस ना हो पाए। क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, ये स्पेसिफिक टेस्ट होता है Cl- आयन का। सो किसकी वजह से फ्यूम्स बनते हैं? क्रोमाइल क्लोराइड की वजह से ये फ्यूम्स बनते हैं। याद आया? अरे बोलो, क्लियर है? वेरी गुड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कहता है AgCl डिसॉल्व्स इन अमोनिया सॉल्यूशन गिविंग। बहुत बार ये रिएक्शन आई है कि जो AgCl होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड में भी सॉल्युबल होता है ना। जो AgCl होता है वो हमारा हाइपो में भी सॉल्युबल होता है, KCN में भी सॉल्युबल होता है, डाइल्यूट HCN NH3 हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो, सब में हो जाएगा। किसकी वजह से होता है? कि वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? अमोनिया का एक कॉम्प्लेक्स बना देता है AgNH3 ट्वाइस प्लस, है ना। ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है और इसकी वजह से ये सॉल्युबल हो जाता है। पढ़ा हम लोगों ने ये सारे टेस्ट? यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और देखो, नाइट्रेट इज कंफर्म्ड बाय रिंग टेस्ट, है ना, ब्राउन रिंग का टेस्ट होता है ना। यस यस, नाइट्रेट आयन को हम लोग कंफर्म करते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट से। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि बताओ ये जो ब्राउन रिंग का कॉम्प्लेक्स है इसका नाम क्या है? बताओ, देखिए। हाँ जी बताइए, ये जो ब्राउन रिंग का कॉम्प्लेक्स है इसका नाम क्या है? यस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अरे ब्राउन रिंग का कॉम्प्लेक्स होता कौन सा था? बहुत बार पढ़ा है यार, FeH2O5 NOSO4। यहां सर NO जो था वो +1 में था, तो यहां Fe+1 में है। फेरिक तो हो ही नहीं सकता, फेरिक तो हो ही नहीं सकता, है ना। ये है नाइट्रोसो, सो दिस इज नाइट्रोसो फेरस सल्फेट, है ना, दिस इज नाइट्रोसो फेरस सल्फेट, नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेस्लर रिएजेंट क्या है ना, ये भी मैंने आपको करवा दिया, आज ही किया, अभी थोड़ी देर पहले भी, इससे पहले भी हम लोगों ने किया था, है ना। नेस्लर रिएजेंट, बहुत सारे लोगों को जैसे K2HgI4 दिखता है उनको मजा आता है, बोले सर यही है नेस्लर रिएजेंट, पहले ही ऑप्शन में टिक कर दो। अरे गड़बड़ है भैया, नेस्लर रिएजेंट ये नहीं है। नेस्लर रिएजेंट होता है K2HgI4 इन बेसिक मीडियम, साथ में मीडियम बेसिक होना जरूरी है ना। मुझे पता था तुम में से बहुत सारे लोग गलती करोगे, देखो देख रहे हो, ये दिख रहा है मुझे, बहुत सारी जनता ए पे टिक कर रही है, गलत हो जाओगे मुन्ना। मैंने उस दिन भी बोला था तुम्हें, K2HgI4 को नेस्लर रिएजेंट नहीं कहते। K2HgI4 के साथ अगर बेसिक मीडियम है, अल्कलाइन मीडियम है, तभी उसको आप नेस्लर रिएजेंट बोलोगे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ए करेक्ट नहीं है। याद रखें, गड़बड़ हो जाएगी इसमें, -1 हो जाएगा, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बधाई हो बहुत बहुत।
ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही करेंगे, है ना। आज आपका होमवर्क क्या है, देखो भैया, होमवर्क है सबसे पहले तो रिवीजन करना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, डीपीपी मिलेगी आज, डीपीपी सॉल्व करनी है, डीपीपी नंबर 4, और क्या करना है, अपना मॉड्यूल उठाना है, मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 उठानी है, और एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन 20 तक कर लेना। एक्सरसाइज 2 जो है उसके शुरू के 10 क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हो चाहो तो, है ना, शुरू के 1 to 10, यस, और इसके 1 to 20 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है ना, क्लियर है। और आज की जो क्लास थी अपनी, है ना, आज की जो क्लास थी अपनी काफी डिस्टर्ब रही है यार, है ना, क्योंकि क्लास में अगर बार बार लैग होता है ना तो थोड़ा सा वो फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना, फ्रस्ट्रेटिंग आपके लिए भी होता है, और वो फ्रस्ट्रेटिंग ऑब्वियस है मेरे लिए भी होता है, और मुझे तो लगता है कि मेरे लिए ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है टीचर के लिए, क्योंकि उसको समझ नहीं आता कि कहाँ पे छोड़ा था उसने, कि लैग कहाँ से स्टार्ट हुआ था, समझ नहीं आता, है ना। तो इस वजह से थोड़ा सा क्लास में अपना लफड़ा हुआ आज। मैं फीडबैक दे दूंगा कि भैया वैसे जनरली होता नहीं है, इतने टाइम से हम लोग क्लास ले रहे हैं, कभी भी लैग वैग का लफड़ा नहीं होता, पता नहीं आज क्यों हुआ ऐसा, है ना, क्योंकि सर्दी ज्यादा है मुझे लग रहा है कुछ सर्दी की वजह से प्रकोप आया उस पे भी, है ना। तो कोई बात नहीं, जो भी है मतलब हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, है ना। हाँ, तो अगली जो क्लास होगी ना, नेक्स्ट क्लास मंडे को क्लास होगी अपनी, और मंडे वाली क्लास में हम लोग कैटाइंस का टेस्ट पढ़ेंगे। कैटाइंस के टेस्ट को हम लोग ग्रुप जो अपना 0 है उसको खत्म कर ही दिया हमने, है ना। ग्रुप 1 के भी एक जो कैटाइन है उसका टेस्ट हम लोगों ने देख लिया था, Pb2+ का, Ag+ बचा और Ag2+ बचा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे 2-3 ग्रुप तक टेस्ट हो जाए। लेकिन मैं फिर बोल देता हूं, अब ज्यादा समझने का कम है, समझने का कम है, अब याद रखने का ज्यादा है, ठीक है ना। सीधा सीधा सा कोई मतलब इसमें बहुत ज्यादा चीज नहीं है जो समझाई जा सके। रिएजेंट के टेस्ट होते हैं, सीधा सीधा कलर याद रखना होता है, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको 2 आयन के टेस्ट दे दिए हैं, फ्लोराइड आयन और साथ में बोरेट आयन, दोनों अलग से। लास्ट में देखेंगे हम लोग जब हमारे पास टाइम रहेगा उस समय। साथ साथ में आपको क्रोमेट डाइक्रोमेट के टेस्ट भी दे दूंगा, हालांकि कुछ टेस्ट हम लोगों ने उसके पढ़ लिए, उस सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखे। ख्याल रखें आप सारे लोग अपना, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम तो पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। चलिए फिर, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।